हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कहाँ तक पढ़ लिया? हाँ, राबड़ा का मारवाड़ प्रजामंडल है ना। थोड़ा सुनाओगे पुराना? बताओ देख। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद कब बनी? और उसका कहाँ पे स्थापना की गई? उसके अध्यक्ष कौन थे? और उपाध्यक्ष कौन थे? और सचिव कौन थे? राम नारायण चौधरी। राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद पहला अधिवेशन 1931 में कहा? उसके अध्यक्ष था? कांग्रेस ने सपोर्ट कब किया? कौन से अधिवेशन में? 31 में कौन कौन से प्रजामंडल? 34 में, 36 में, 38 में और 39 में, 42 में, 43 में, 44 में, 45 में, 43 में। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक। पुनर्गठन किसने किया? कब किया? अध्यक्ष कौन? मंत्री कौन? कौन से किसान आंदोलन को समर्थन दिया? पहला अधिवेशन कब हुआ? कौन सी जगह पे हुआ? अध्यक्षता किसने की? महिलाओं की सभा को। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? जयपुर के प्रधानमंत्री अध्यक्ष प्रजामंडल के। और जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग। एक पार्टी कौन सी बनी अलग? किसके नेतृत्व में? और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग। अन्य नेता कौन कौन? दौलतमल भंडारी और गुलाब चंद कासलीवाल, इन्होंने इसमें भाग लिया था। फिर किसके कहने पे वापस विलय किया गया? जवाहरलाल नेहरू। कब किया गया? 1945। लोकवाणी अखबार कौन निकालते? किसकी याद में? कब से? तिवाड़ी जी वादे प्रजामंडल की क्या बनाए गए? और ये राजस्थान की किसी भी रियासत के पहले और बाद में क्या बनाए गए थे? मोतीलाल दिवस कब मनाया गया था? बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक नित्यानंद, कांतिलाल और ऋषिदत्त मेहता का समाचार पत्र कब से, कहां से, कहां की खबरें, कितने दिनों में आता था? अच्छा, मारवाड़ हितकारिणी सॉरी मरुधर हितकारिणी सभा कब बनाई गई? किसके द्वारा? बाद में पुनर्गठन किसने किया? और नाम बदल के बाद में इसका विलय किसमें कर दिया गया? मारवाड़ यूथ लीग। किसमें किया गया? मारवाड़ सेवा संघ कब बनाया गया? किसके द्वारा? कौन सा आंदोलन चलाया? एक शेर में कितने तोड़े घटा के कितने कर दिए? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद कब बना? किसने बनाया? अधिवेशन कहां करना चाहते थे? गिरफ्तार करके मुकदमा कहां चला? किस किस पे? भंवरलाल सर्राफ। और बाद पहला अधिवेशन कहां किया इन लोगों ने? कब किया? उसकी अध्यक्षता किसने की? और उसमें बड़े लोग कौन कौन आए? मणिलाल कोठारी, काका कालेरकर और कस्तूरबा। मारवाड़ यूथ लीग कब बनाई गई? बाद में इसका नाम बदलकर। भारत का झंडा किसने फहराया? छगन राज। प्रजामंडल किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? प्रजामंडल ने 2 दिवस कौन कौन से मनाए? किस साल मनाए? उस साल अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहां हुआ? महामंत्री कौन थे? उनके बैन को कौन हटवाता है? किसको लेटर लिख के? भारत छोड़ो आंदोलन में व्यास जी कहां रखे गए? बाकी नेता कहां रखे गए? चंडावल घटना कब की है? दाबड़ा कांड कब का है? कहां के सामंत ने लाठीचार्ज करवाया? कौन कौन शहीद हुए? कौन एक बड़े नेता घायल हुए? इतनी बातें बड़ी। रथमल का कितला? जयपुर। जैन नारायण व्यास के कुछ समाचार पत्र और पुस्तकें पढ़ते हैं। आप हेडिंग डाल लो इसी में, एक जैन नारायण व्यास, ताकि थोड़े न्यूज़पेपर्स वगैरह यही याद हो जाए अपने। क्या वाह। मारवाड़ी यूथ लीग, मारवाड़ी यूथ लीग और बाल भारत सभा तो एक ही बात है। बस जैन नारायण व्यास की पहले तो भाई एक तरफ मैं किताबें लिख रहा हूं,
फिर एक तरफ समाचार पत्र लिख दूंगा, इधर पुस्तकें देख लो। एक बुक लिखी मारवाड़ की अवस्था, क्या बुक थी? मारवाड़ की अवस्था। अब बताओ व्यास जी मारवाड़ की अवस्था लिखेंगे तो अच्छी बताएंगे या बुरी? बुरी बताएंगे। वो अच्छी कैसे बताएंगे? पर राजा का राज अच्छा नहीं हो तो यही कहेंगे। तो उन्होंने कहा भाई मारवाड़ की अवस्था अच्छी नहीं है, तो राजा का राज खराब है। पूछा भाई कैसा है राजा का राज? तो उनका पोपा भाई की पोल है। किसकी पोल है? तो पोपा भाई का राज है, कुछ लेना है न देना है। एक और बुक कौन सी लिखी? पोपा भाई की पोल। AK-47 के आसपास मार्च में आंदोलन करने वाले थे, तो लोगों ने इनसे पूछा भाई मार्च में आंदोलन क्यों कर रहे हो? तो इन्होंने बुक लिखी मार्च से संघर्ष क्यों, वाई स्ट्रगल फ्रॉम मार्च। इन्होंने का पढ़ लेना नोट्स, पता चल जाएगा। किताबों के नाम बताओ देख क्या क्या? मारवाड़ की अवस्था, पोपा भाई की पोल, मार्च से संघर्ष। मैं एक तरफ समाचार पत्र लिख रहा हूं। एक न्यूज़पेपर का कल मैं नाम बता रहा था आपको कि बॉम्बे जाके अखबार निकाल रहे थे, अखंड भारत। कौन सा न्यूज़पेपर था? हिंदी का न्यूज़पेपर था, बॉम्बे से पब्लिश किया था। एक इंग्लिश में न्यूज़पेपर निकालते थे पीप, ये निकलता था दिल्ली। एक विजय सिंह पथिक्कार, इनका रामनारायण चौधरी का अखबार था तरुण राजस्थान। ये लोग तो निकालते थे अजमेर से, व्यास जी ने इसको थोड़े दिनों तक निकाला था ब्यावर से। एक अखबार था अंगीवाण। ये राजस्थानी का न्यूज़पेपर था, ये भी ब्यावर से निकलता था। तो ब्यावर से दो अखबार निकले। अपने राजस्थान के दोनों अखबार ब्यावर से, वो मैंने बताया था आपको, अजमेर में अंग्रेजों का राज था तो अखबार वगैरह सारे यहीं से निकले। क्या चालू करना बंद करना? तो अखंड भारत कौन सी भाषा का न्यूज़पेपर था? कहां से पब्लिश होता? बॉम्बे। पीप कौन सी भाषा का? कहां से पब्लिश होता? तरुण राजस्थान कौन सी भाषा में? कहां से पब्लिश होता? आंगीवाण कौन सी भाषा में? कहां से पब्लिश होता? कुल मिला के अपने राजस्थान में तो दोनों अखबारी कहां से निकले? ब्यावर, एक बॉम्बे से, रह के दिल्ली से। ये जो अंगीवाण था ना, ये राजस्थानी भाषा का पहला पॉलिटिकल न्यूज़पेपर था। इससे पहले कोई पॉलिटिकल न्यूज़पेपर नहीं आ रहा था राजस्थानी में। लिख लेना नीचे, यह है राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र था। इट वॉज फर्स्ट पॉलिटिकल न्यूज़पेपर इन राजस्थानी लैंग्वेज। यह है राजस्थानी भाषा में पहला राजनीतिक समाचार पत्र था। इट वॉज फर्स्ट पॉलिटिकल न्यूज़पेपर इन राजस्थानी लैंग्वेज। राजस्थानी भाषा में पहला राजनीतिक समाचार पत्र था। इट वॉज फर्स्ट पॉलिटिकल न्यूज़पेपर इन राजस्थानी लैंग्वेज। देख लिया? चलो बोले आगे। 1938 में दो बड़े लोगों ने जोधपुर की यात्रा की थी। एक तो आए थे सुभाष बोस। कौन आए थे? सुभाष चंद्र बोस ने तो अपना बर्थडे उस साल यही मनाया था। सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे कब आता है बताओ देखे? 23 जनवरी। क्या पढ़ते हो रहे तुम लोग? पराक्रम दिवस मनाती है भारत सरकार। मैं आपसे किसी से पूछ लूं यदि कि आपको नेता कौन अच्छे लगते हैं, जोर जोर से कहते हो सुभाष चंद्र बोस। तुम्हें याद नहीं रहता पराक्रम दिवस? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने, ये उस समय 23 जनवरी को जोधपुरी थे। इनके कई महीने बाद में नेहरू जी की बहन यहाँ पे आके गए थे, विजयलक्ष्मी पंडित। कौन आके गए थे?
तो दो बड़े लोगों ने जोधपुर की यात्रा की थी, किस साल, किस किसने, लिख लो एक लाइन नीचे, अलग से बॉक्स में बंद कर लो। 1938 ईस्वी में, इन 1938 एडी, 1938 ईस्वी में, इन 1938 एडी, सुभाष चंद्र बोस तथा विजय लक्ष्मी पंडित ने जोधपुर की यात्रा की थी। सुभाष चंद्र बोस एंड विजय लक्ष्मी पंडित विजिटेड जोधपुर। सुभाष चंद्र बोस तथा विजय लक्ष्मी पंडित ने जोधपुर की यात्रा की थी। सुभाष चंद्र बोस एंड विजय लक्ष्मी पंडित विजिटेड जोधपुर। किसने जोधपुर की यात्रा की, सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू जी की बहन थे। ये भाई आपका जोधपुर वाला प्रजामंडल हो गया। अगला कौन सा अपना, हाड़ौती, लिखो हाड़ौती। कौन कौन है संस्थापक बताओ देखे, नैनूराम शर्मा और हाजी फैज मोहम्मद। नैनूराम शर्मा तो वही है, बूंदी किसान आंदोलन में पढ़ते हैं अपने, राजस्थान सेवा संघ के जो सदस्य थे। नैनूराम शर्मा और हाजी फैज मोहम्मद, इन्होंने मिलकर कौन सा प्रजामंडल बनाया था, हाड़ौती। हाड़ौती प्रजामंडल ने और तो कोई काम नहीं किया, आतंकवाद बंद हो गया था, कोटा नाम से दोबारा बना था। एक काम किया था इन्होंने, इन्होंने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था, बेगार, समझ गए, बिना पैसे दिए काम करवाने क्या बोलते हैं, बेगार, फोर्सफुली लेबर, उसके खिलाफ आंदोलन चलाया। तो कोई पूछेगा हाड़ौती प्रजामंडल ने कौन सा आंदोलन चलाया, या बेगार विरोधी आंदोलन किसने चलाया, किसने चलाया, प्रजामंडल ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। प्रजामंडल लेड एंटी बेगार मूवमेंट, प्रजामंडल ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। प्रजामंडल लेड एंटी बेगार मूवमेंट। बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था, प्रजामंडल लेड एंटी बेगार मूवमेंट। कौन सा आंदोलन चलाया, बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। अगला प्रजामंडल आ जाओ, बीकानेर। ये दोबारा बनेगा कोटा नाम से, सब बातें पढ़ेंगे इसकी। यहां पे सबसे पहले एक बीकानेर रियासत में एक पार्टी बनती है, उस पार्टी का नाम था सर्वहितकारिणी सभा। क्या नाम था, हेडिंग डालो देखे, सर्वहितकारिणी सभा। इसने कहा भाई हम तो सबका साथ, सबका विकास करेंगे। सर्वहितकारिणी सभा पार्टी है, बस पढ़ेंगे किसने बनाई, क्यों बनाई, क्या किया इस पार्टी ने। सर्वहितकारिणी सभा, इसकी स्थापना की गई थी 1907। और इस पार्टी के जो संस्थापक थे उनका नाम था कन्हैयालाल ढूंढ। क्या नाम था, खो जाते होंगे, बार बार ढूंढ के लाना पड़ता होगा। और एक बंदे और थे जिनका नाम था स्वामी गोपाल दास। क्या कहना, हम बताओ देखिए, कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास, इन्होंने मिलकर कौन सी पार्टी बनाई, सर्वहितकारिणी सभा। कब बनाई, 1907।
ये पार्टी चूरू में बनाई गई थी। कहां बनाई गई थी? बीकानेर के अंदर ही आता था चूरू उस टाइम। तो इस पार्टी का नाम पड़ा चूरू की कांग्रेस। क्या नाम पड़ गया? किस किसने मिलकर बनाई? और इस पार्टी को क्या कहा जाता है? लिख लो, इसे चूरू की कांग्रेस कहा जाता था। इट वॉज कॉल्ड एज कांग्रेस ऑफ चूरू। इसे चूरू की कांग्रेस कहा जाता था। इट वॉज कॉल्ड एज कांग्रेस ऑफ चूरू। इसे चूरू की कांग्रेस कहा जाता था। इट वॉज कॉल्ड एज कांग्रेस ऑफ चूरू। कौन सी पार्टी कहा जाता चूरू की कांग्रेस? अच्छा, कैसे करोगे भाई सबका हित? तो उन्होंने कहा हम स्कूल खोलेंगे। क्या खोलेंगे? लिख लो, इस संगठन ने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी। दिस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। इस संगठन ने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी। दिस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। कौन से खोले थे? लिखो, कबीर पाठशाला, कबीर स्कूल्स। दूसरा लिखो, पुत्री पाठशाला। पुत्री स्कूल्स। स्कूल लिखना, स्कूल्स में। कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला। कौन कौन से खोले बताओ देखे? कबीर पाठशाला और पुत्री। अच्छा, कबीर पाठशाला किसके लिए खोलेंगे? कबीर पाठशाला खोलेंगे दलितों के लिए। किसके लिए? कि भाई दलित बच्चे पढ़ नहीं रहे तो उनके लिए हम अलग से स्कूल खोलेंगे। कौन से थे? कबीर। आगे लिख लो, दलितों हेतु, फॉर दलित्स। दलितों हेतु, फॉर दलित्स। पुत्री पाठशाला नाम से पता चल नहीं रहा आपको, लड़कियों के लिए खोले गए थे। अच्छा, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि पहले 26 जनवरी को हम आजादी का दिन मनाया करते थे। तो 26 जनवरी को भारत के झंडे फहराते। पहली बार ऐसा किया गया था 26 जनवरी 1930। कब किया गया? 26 जनवरी 1930 को चूरू के अंदर एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है धर्म स्तूप। एक टावर है, उस टावर का नाम क्या है? यहाँ धर्म स्तूप पे दो जने। एक तो देखो ऊपर हमने एक नाम लिखा, स्वामी गोपाल दास लिखा है। एक तो ये स्वामी गोपाल दास, और एक बंदे और थे, उनका नाम था चंदनमल बहेड़। क्या नाम था? क्या नाम? दोनों बंदों के नाम बोलो देखे। इन्होंने चूरू में कहां पर, कब? 26 जनवरी 1930 भारत का झंडा फहरा दिया था। लिखो, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। on 26 जनवरी 1930 एडी। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को on 26 जनवरी 1930 एडी स्वामी गोपाल दास तथा चंद्रमल बहेड़ ने, स्वामी गोपाल दास एंड चंद्रमल बहेड़, स्वामी गोपाल दास तथा चंद्रमल बहेड़ ने, स्वामी गोपाल दास एंड चंद्रमल बहेड़, स्वामी गोपाल दास तथा चंद्रमल बहेड़ ने चूरू के धर्म स्तूप पर भारतीय झंडा फहराया था। होस्टेड इंडियन फ्लैग एट धर्म स्तूप ऑफ चूरू। चूरू के धर्म स्तूप पर भारतीय झंडा फहराया था। होस्टेड इंडियन फ्लैग ऑन धर्म स्तूप ऑफ चूरू। होस्टेड इंडियन फ्लैग ऑन धर्म स्तूप ऑफ चूरू। चूरू के धर्म स्तूप पर भारतीय झंडा फहराया था। चूरू के धर्म स्तूप पर भारतीय झंडा फहराया था। किस किसने बताओ देखे? स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहेड़ ने। कब फहराया? कहां पे फहराया? चूरू के धर्म, मतलब चूरू में दो बातें। चूरू में एक पार्टी बन रही है, पार्टी का नाम क्या है? सर्वहितकारिणी सभा। और चूरू में झंडा कहां फहराया जा रहा है? धर्म स्तूप पे। कौन कौन फहरा रहे हैं? चंदनमल बहेड़। हम कल एक बीकानेर के राजा का नाम पढ़ रहे थे, गंगा सिंह। क्या नाम पढ़ रहे थे? अंग्रेजों की सरकार इन दिनों में गोलमेज सम्मेलन आयोजित कर रही थी। क्या आयोजित कर रही थी? एक राउंड टेबल के बिठा के चारों तरफ बात करते, उनको बोलते गोलमेज सम्मेलन। क्या बोलते? और गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? 1930, 1931 और 1932। तीन गोलमेज सम्मेलन हुए। तीनों के अंदर राजस्थान का कोई राजा गया, तो राजा कौन था? महाराजा गंगा सिंह। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात है। कब की बात है? सेकंड वाले की, दूसरे वाले की बात है। सेकंड वाला कब हुआ था? 1931। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1931 के अंदर हुआ, इसमें गंगा सिंह जी वहां भाग लेने के लिए गए हुए। यहाँ ये जितने कार्यकर्ता है, स्वामी गोपाल दास, चंद्रमल बहेड़, इन्होंने सोचा कि यार अंग्रेजों को बताते तो है कि भाई गोलमेज सम्मेलन में बैठ के ये बात होती है भारत में शासन कैसा होना चाहिए।
भारत में सुधार क्या होने चाहिए, और गंगा सिंह जी अपने सुझाव देते, भाई ये करो इंडिया में ये करो। तो उनका यार गंगा सिंह जी वहां लंदन जाके अंग्रेजों के सामने कहते हैं भारत में ये करो, और बीकानेर में करते ही नहीं, क्यों ना ये बात अंग्रेजों को बताई जाए। तो इन्होंने एक पर्चा बनाया, एक पैम्पलेट बनाया, उस पैम्पलेट का नाम था बीकानेर दिग्दर्शन। क्या नाम था, क्या नाम पैम्पलेट का बताओ देखिए। बीकानेर दिग्दर्शन नाम का एक पैम्पलेट है, किसके खिलाफ, कौन से गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड गोलमेज सम्मेलन के अंदर एक पर्चा बांटा गया, उस पर्चे का नाम क्या है, बीकानेर दिग्दर्शन नाम का एक पर्चा बांट दिया। वहां जितने मेंबर थे उन सब मेंबर को दिया गया वो पर्चा। अब भाई वो राउंड टेबल के चारों तरफ बैठे बैठे सबकी बोलने की बारी आई, पहला बोला दूसरा बोला, क्यों फाइनली बारी है गंगा सिंह जी की आई, बीच में बोलने की बारी है, गंगा सिंह जी की बारी आई। जो उस समय जो गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्ष था उसका नाम था लॉर्ड सेंकी। क्या नाम था, गंगा सिंह जी ने माइक वाइक सेट किया, बोलने लगे थे, मैं लॉर्ड सेंकी ने अपने जेब से पर्चा निकाला, और पर्चा निकाल के गंगा सिंह जी का, सर ये थोड़ा सा इस पे और बोलो देखे। गंगा सिंह जी ने पर्चा देखा, उसमें लिखा था गंगा सिंह जी ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते। गंगा सिंह जी ने कहा आज थोड़े कंठ खराब है, तो मैं आज नहीं बोलूंगा, मैं इस पर कल बोलूंगा। बाहर आए, हाथों हाथ रिटर्न टिकट करवाई, वापस बीकानेर आए, और कहा पता लगाओ, लिस्ट बनाओ कौन कौन पर्चे बांट रहा था। पता चला दो तो ये थे जो झंडा फहरा के आए थे, कौन कौन थे, स्वामी गोपाल दास और चंदनमल, दो आदमी और थे, एक का नाम था सत्यनारायण सर्राफ, एक का नाम था खूब राम सर्राफ। क्या का नाम बताओ, तो चार बंदे हो गए, कौन कौन हो गए, स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहेड़, सत्यनारायण सर्राफ और खूब राम। इनको का खूब जी लिया, आओ कभी जेल में। तो इन चारों को कहां भेज दिया गया, इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया कि तुम लोगों ने लंदन में बीकानेर की इमेज खराब की, तुम लोगों ने लंदन में बीकानेर के खिलाफ षड्यंत्र किया। क्या किया, इसलिए मुकदमे का नाम था बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा। क्या चलाया गया, बीकानेर कॉन्स्पिरेसी केस, कि तुम चारों लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की। कौन कौन चार आदमी, स्वामी गोपाल दास, चंद्रमल बहेड़, सत्यनारायण सर्राफ और खूब राम। कौन से पर्चे के कारण, कौन से गोलमेज सम्मेलन बांटा गया, किसके खिलाफ बांटा गया, 1931 ईस्वी में, इन 1931 एडी, 1931 ईस्वी में, 1931 एडी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान, ड्यूरिंग सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान, ड्यूरिंग सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान, ड्यूरिंग सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कार्यकर्ताओं ने बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के खिलाफ बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चा बांटा, डिस्ट्रीब्यूटेड ए पैम्पलेट नेम्ड बीकानेर दिग्दर्शन अगेंस्ट महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह के खिलाफ बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चे बांटे, डिस्ट्रीब्यूटेड पैम्पलेट्स नेम्ड बीकानेर दिग्दर्शन अगेंस्ट महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह के खिलाफ बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चे बांटे, डिस्ट्रीब्यूटेड पैम्पलेट्स नेम्ड बीकानेर दिग्दर्शन अगेंस्ट महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह के खिलाफ बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चे बांटे। किसके खिलाफ पर्चे बांटे गए, गंगा सिंह के खिलाफ। कौन से गोलमेज सम्मेलन में, कौन सा पर्चा बांटा गया, नेक्स्ट हेडिंग डालो, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा, बीकानेर कॉन्स्पिरेसी केस। गोलमेज सम्मेलन नवंबर के आसपास हुआ करता, गंगा सिंह जी वापस आए तब तक 1932 हो गई, तो बाद 1932 में मुकदमा चला था। देखो बीकानेर दिग्दर्शन के कारण, ड्यू टू बीकानेर दिग्दर्शन, बीकानेर दिग्दर्शन के कारण, ड्यू टू बीकानेर दिग्दर्शन, कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। सम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वर अरेस्टेड, कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। सम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वर अरेस्टेड। जैसे लिख लो कौन कौन से,
लंदन पहुंचा दिए थे यहाँ से। जाती थी गाड़ियां तब भी, बस जाती थी बस। हाँ बस जाती, यहाँ से इंग्लैंड बस जाया करती थी। कैसे कैसे, जमीन जमीन ऐसे ऐसे ऐसे, टाइम तो लगता था 6-7 महीने लिया करती। बस हाँ, पानी के बीच में इधर उधर से रास्ते निकाल लेते हैं वैसा, सब जगह है। हाँ? ट्रेन अभी भी आओ आप, नेट पे सर्च मारना, बाकायदा वो बस दिख जाएगी आपको। यहाँ से इधर ये साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से घुमाते घुमाते कई टूर कराते कराते धीरे धीरे लेके जाया करते थे उसको। हाँ, अब तो कह जाती है जी। और फिर पानी वाले जहाज तो होते ही थे, पानी वाले जहाज तो जाते थे, यहाँ से पर्चे भेजे थे। तो कौन कौन पकड़े गए बताओ देखे। स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहेड़, सत्यनारायण सर्राफ और खूबराम सर्राफ, ये सारे कौन से मुकदमे में पकड़े गए? बीकानेर षड्यंत्र। बीकानेर वाला प्रजामंडल कब बनाया गया? 1936। प्रजामंडल बना था कलकत्ता में। कहां बना था? ये सेठ लोग थे सारे सारे, कलकत्ता रहते थे, वहां प्रजामंडल बना लिया इन्होंने। लिखो 1936 ईस्वी में, इन 1936 एडी, 1936 ईस्वी में, 1936 एडी कलकत्ता में प्रजामंडल की स्थापना की गई। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड एट कलकत्ता। कलकत्ता में प्रजामंडल की स्थापना की गई। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड एट कलकत्ता। संस्थापक लिख लो। कौन कौन है बताओ देखे। वैद्य मग्गाराम, लक्ष्मी देवी आचार्य, मुक्ता प्रसाद और रघुवर दयाल। लक्ष्मी देवी आचार्य के स्टार लगाओ, जो महिला किसी प्रजामंडल से जुड़ी हुई है ना। 2013 के प्रीलिम्स में सवाल था, लक्ष्मी देवी आचार्य कौन से प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी? कौन से प्रजामंडल से? बीकानेर। बाद बीकानेर में एक बड़ी घटना होती है 1946 में। 1 जुलाई की बात है, गंगानगर में एक जगह पड़ती है रायसिंह नगर। कौन सी जगह? कहां पड़ता है रायसिंह नगर? गंगानगर के अंदर रायसिंह नगर नाम की जगह पड़ती है। यहाँ पर एक प्रजामंडल का जुलूस निकल रहा था, तो जुलूस पे पुलिस फायरिंग करती है। उस जुलूस में एक लड़का शहीद हो जाता है, बीरबल। कौन शहीद हो जाता है? इन बीरबल के नाम पे पहले तो 1 जुलाई को शहीद हो गए, पता ही नहीं चला। फिर धीरे धीरे पता चला कि अरे यार रायसिंह नगर में फायरिंग हुई, बीरबल शहीद हो गए। तो इनके नाम पर 17 जुलाई को बीरबल दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो को पूछे बीरबल दिवस कौन सी रियासत में मनाया गया? बीकानेर। कब मनाया गया? बाद में जब अपने इंदिरा गांधी नहर आ गई थी, तो इंदिरा गांधी नहर की जो जैसलमेर वाली ब्रांच है, इस ब्रांच का नाम बीरबल ब्रांच है। क्या नाम है? तो वो कौन से बीरबल के नाम पर है? जो रायसिंह नगर में शहीद हुए थे। कब शहीद हुए थे? 1 जुलाई 1946। देखो 1 जुलाई 1946 ईस्वी को, 1 जुलाई 1946 एडी। 1 जुलाई 1946 ईस्वी को, 1 जुलाई 1946 एडी। रायसिंह नगर में, एट रायसिंह नगर, गंगानगर में जगह पड़ती। रायसिंह नगर में एट रायसिंह नगर, रायसिंह नगर में एट रायसिंह नगर। प्रजामंडल के जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी गई। पुलिस ओपन फायरिंग ऑन मार्च ऑफ प्रजामंडल। प्रजामंडल के जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी गई। पुलिस ओपन फायरिंग ऑन मार्च ऑफ प्रजामंडल। प्रजामंडल के जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी गई। पुलिस ओपन फायरिंग ऑन मार्च ऑफ प्रजामंडल।
तथा इसमें बीरबल नामक एक युवक शहीद हो गया। एंड यंग मैन नेम्ड बीरबल वॉज मार्टेड इन इट। तथा इसमें बीरबल नामक एक युवक शहीद हो गया। एंड यंग मैन नेम्ड बीरबल वॉज मार्टेड इन इट। तथा इसमें बीरबल नामक एक युवक शहीद हो गया। एंड यंग मैन नेम्ड बीरबल वॉज मार्टेड इन इट। तथा इसमें बीरबल नामक एक युवक शहीद हो गया। लाइन चेंज करके लिखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 17 जुलाई को बीरबल दिवस मनाया गया था। ऑन 17 जुलाई बीरबल दिवस वॉज कंडक्टेड। 17 जुलाई को बीरबल दिवस मनाया गया था। ऑन 17 जुलाई बीरबल दिवस वॉज कंडक्टेड। एक लाइन और लिखो। इंदिरा गांधी नहर की जैसलमेर शाखा को, जैसलमेर ब्रांच ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नहर की जैसलमेर शाखा को, जैसलमेर ब्रांच ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नहर की जैसलमेर शाखा को, जैसलमेर ब्रांच ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल, जैसलमेर शाखा को बीरबल शाखा कहा जाता है, इज कॉल्ड एज बीरबल ब्रांच। बीरबल शाखा कहा जाता है, इज कॉल्ड एज बीरबल ब्रांच। बीरबल शाखा कहा जाता है, इज कॉल्ड एज बीरबल ब्रांच। ज्योग्राफी पढ़ोगे तब रिपीट होगा, याद आ जाएगा बीरबल कौन है। अब लिख लो भाई, बीकानेर के किसान आंदोलन, इसी में लिख लो। नाम नाम याद करने अपने, लिखो बीकानेर के किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ बीकानेर।
उतार लिया? पढ़े हैं के बारे में? सबसे पहले कौन सा लिखा हुआ है? 1937 में एक आंदोलन होता है, उस आंदोलन का नाम है उद्रासर। क्या नाम है? बीकानेर में एक गांव है, उस गांव का नाम है उद्रासर, और ये आंदोलन करने वाले जो नेता उनका नाम है जीवन राम जी। क्या नाम है? उद्रासर गांव कौन से जिले में? लिख लो, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट लिखो इनके, बीकानेर। उद्रासर की डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? अगले साल 1938 में बीकानेर में एक और बड़ा ठिकाना हुआ करता, उस ठिकाने का नाम था महाजन। क्या नाम था? तो महाजन ठिकाने में आंदोलन। कोई बड़े नेता का नाम नहीं तो अपने भी याद नहीं रखना। तो महाजन भी कौन से जिले में? बीकानेर। उद्रासर महाजन दोनों कौन से जिले में? बीकानेर। 1944 में चूरू के अंदर एक गांव पड़ता, उस गांव का नाम है दुधवा खारा। क्या नाम है? दुधवा खारा में आंदोलन करते हैं हनुमान सिंह आर्य। कौन करते हैं? हनुमान सिंह जी की स्टार लगाओ, ये बड़े नेता हुए थे। कोई पूछेगा बीकानेर रियासत के बड़े किसान नेता कौन थे, तो कौन थे? हनुमान सिंह आर्य। 1946 में चूरू में एक और गांव पड़ता है कांगड़। कौन सा गांव है? कांगड़ में आंदोलन करने वाले मेघ सिंह आर्य। कौन है? तो उद्रासर महाजन तो दोनों कहां पर है? बीकानेर। और दुधवा खारा और कांगड़ दोनों कहां पर है? इधर गंगानगर में तब नई नई गंग नहर आई थी। क्या आई थी? गंग नहर आई थी नई नई। तो गंग नहर के जो किसान थे उन्होंने आंदोलन कर दिया था 1930-31 में। हुआ क्या था कि गंग नहर लेके आए थे 1927। कब लेके आए थे? 1927 के अंदर गंग नहर आई थी। राजस्थान की पहली नहर थी, इससे पहले अपने नहर थी नहीं यहाँ पे। गंग नहर वाला जो इलाका पड़ता, गंगानगर वाला इलाका, ये पहले सुनसान इलाका था, यहाँ पे कोई जनता रहती नहीं थी ज्यादा। जब नहर लेके आए तो यहाँ खेती कौन करेगा? तो अपने चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ के जो किसान थे उनको राजा ने कहा कि तुम गंगानगर जाके बस जाओ और वहां पे खेती कर लो। इन्होंने कहा उस सुनसान में कौन जाए, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात, और हमें तो खेती आती नहीं, नहर वाली आती नहीं, डूब के मर जाए तो इतनी बड़ी नहर आएगी। तो अपने यहाँ के किसानों ने खेती करने से क्या कर दिया, मना। तो राजा की दिक्कत, राजा का भाई नहर भी लिया, खेती भी नहीं होगी तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो राजा नहर कहाँ से लाए? पंजाब। तो किसान भी लाए फिर पंजाब से, और पंजाब के किसानों को कहा कि तुम चलो हमारे, और तुम चल के हमारे वहां के क्या कर लो, खेती। तो उन पंजाब वाले किसानों ने कहा भाई हम क्यों जाएं, भाई किसानों को आवश्यकता, थोड़ी आवश्यकता किसको है? राजा को। तो राजा ने कहा मैं तुम्हें जमीन सस्ती दूंगा। कैसे? कि यहाँ तुम्हारे एक खेत कितने का मिलता है? उनका 1 लाख का। क्या उधर राजस्थान में हम 10 खेत दे देंगे, जमीन हमारे पास खूब पड़ी, जमीन की हमारे पास कमी। उन्होंने कहा हमारे पास तो 1 लाख रुपए नकदी आई नहीं, क्या किस्तों में दे देना, एक बार डाउन पेमेंट जमा करा दो, बाकी किस में जमा करवा देना, किस्तों। तो उन किसानों को किस्तों में यहाँ पे सस्ती जमीन दी। लेकिन हुआ क्या कि 27 में नहर आई, किसान आए, बसे, जमीन को समतल किया, खेती करने लगे। इतने में राजा ने कहा भाई मेरी किस्तें चुकाओ। तो उनसे किस्तें नहीं चुकाई गई, इसलिए ब्याज की रेट बढ़ने लग गई। तो किसानों ने आंदोलन किया कि भाई हमारे जो ब्याज की रेट बढ़ा दी गई उसको क्या किया जाए, कम। फिर सिंचाई होती थी खेतों में, तो राजा ने एक सिंचाई कर लगा दिया। क्या लगा दिया? तो उनका कहता है यार सिंचाई कर क्यों लगा दिया, हमारे सिंचाई कर हटाया जाए। राजा जानता था कि यार खेती की आवश्यकता है, इसलिए राजा गया, राजा ने जाके इनसे समझौता कर लिया, कर वर क्या कर दिए थे, समाप्त। तो आंदोलन करने वाले नेता कौन कौन है बताओ? दरबार सिंह और, दोनों पंजाबी नाम नहीं लग रहे आपको? क्योंकि सारे किसान ही कहां से लेके आए थे, पंजाब। और इन किसानों ने एक संगठन बना लिया था, उस संगठन का नाम था जमींदारा संघ। क्या नाम था? क्या नाम था? तो कोई पूछेगा गंग नहर किसान आंदोलन कौन से संघ ने चलाया था, तो कौन से? जमींदार का मतलब किसान। जमींदार का मतलब, नॉर्मली अपने बाकी राजस्थान में माना जाता था जमींदार का मतलब सामंत, जिसके पास बहुत सारी जमीन है उसको क्या मानते, जमीन। पर इधर पंजाब साइड में किसान को जमींदार कहते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पे ये मानते थे कि जमीन का मालिक सामंत है। जमीन का मालिक कौन है? तो जमीन का मालिक सामंत है, तो जमींदार कौन कहलाएगा, सामंत। और किसान खेती करता है, किराए पे खेती करता है, इसलिए सामंत को क्या देना पड़ता है, उसे टैक्स। इधर पंजाब साइड में ये माना जाता है, वहां सामंत थे ही नहीं। वहां ये था कि जमीन का मालिक कौन है, किसान खुद। दार का मतलब होता है मालिक, दार का मतलब मालिक, जिसको तहसील मिले वो, थाना मिले वो, ठेका मिले वो, जमीन मिले वो। तो यहाँ जमींदार का मतलब क्या होता है, किसान। तो हो सकता है कभी आप कोई गंगानगर का आपका दोस्त कहे, आप उससे पूछोगे यार पापा क्या काम करते हैं, वो कहे पापा जमींदार है। और आपको यार ये पैसे वाला है, भयंकर वाला आदमी, जमींदार है। और थोड़े दिन बाद वो कहेगा यार इस बार तो हालत खराब है, हमारे तो फसलें वसलें नहीं हुई, इस बार तो यार फीस भी नहीं दी जाएगी। तो आपको लगे यार ये कह रहा था मैं जमींदार हूं, और ये कह रहा है कि हमारे पास पैसे भी नहीं है। तब आप पंजाबी गाना याद करना, मेरा बापू जमींदार किथों लेके देवे कार, है ना। आपको लगता है बापू जमींदार हो, कार खरीद ले, तो हेलीकॉप्टर खरीद ले, कार तो छोटी मोटी बात है। और यहाँ गाने में कह रहा है कि बापू जमींदार किथों लेके देवे कार, इसका मतलब जमींदार का मतलब क्या है, किसान।
जैसे बाकी किसानों को प्रॉब्लम हो सकती है वैसे उनको ही हो सकती है, लेकिन वहां किसानों को क्या बोलते हैं? जमींदार। इसलिए संघ कौन सा बनाया गया? यहाँ जो सिंचाई कर लगाया गया था ना, उस सिंचाई कर को बोलते हैं आबियाना। क्या बोलते हैं? नीचे एक अलग से लिख लो, बॉक्स में बंद कर दो उसको। आबियाना बराबर सिंचाई कर, इरिगेशन टैक्स। आबियाना बराबर सिंचाई कर, इरिगेशन टैक्स। बॉक्स में बंद कर लेना। तो पूछ लेंगे भाई गंग नहर के किसानों पर सिंचाई कर लगाया गया था, उसे क्या कहते थे? क्या कहते थे? आबियाना बराबर सिंचाई कर, इरिगेशन टैक्स। आब, आब का मतलब होता है पानी। आब का मतलब क्या होता है? पंच आब, है ना? 5 पानी आके मिले तो पंच आब। तो वैसे आब, आब का मतलब पानी। जो पानी पे जो टैक्स लगाया वो कौन सा था? आबियान। अगला लिख लो भाई, धौलपुर प्रजामंडल। अगला प्रजामंडल लिखो, धौलपुर। धौलपुर में आर्य समाज के एक बड़े नेता आए थे, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। क्या नाम था नेता का? स्वामी श्रद्धानंद। इन्होंने यहाँ पे धौलपुर में राजनीतिक चेतना का संचार किया। यदि पॉलिटिकल अवेयरनेस आई थी तो किसकी वजह से आई थी? किसके नेता थे? आर्य समाज। किसके नेता थे? लिख लो, आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने धौलपुर में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस इन धौलपुर। धौलपुर में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस इन धौलपुर। धौलपुर में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस इन धौलपुर। धौलपुर में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। किसका संचार किया था? किसने? आर्य समाज बेसिकली 2 बातों पे बल दिया करता। एक तो आर्य समाज कहता समाज में सुधार करो, एक आर्य समाज कहता हिंदी भाषा को बढ़ावा दो। किस 2 पे बल दिया करता? समाज में सुधार किया जाए और हिंदी भाषा को, कि भाई इनका मानना था कि यार पूरे भारत में अंग्रेजी का जाल फैलता जा रहा है, हमें अंग्रेजी नहीं पढ़नी, हमें क्या पढ़नी है? हिंदी। तो आर्य समाज एक तो समाज सुधार की बात करता था, किसकी बात करता? हिंदी। तो समाज सुधार करने के लिए यहाँ पर धौलपुर में एक संगठन बनाया गया, उसका नाम था आचार सुधारिणी सभा। क्या नाम थी? आचार मतलब वही व्यवहार, व्यवहार को सुधारने वाली सभा, इसलिए नाम क्या हो गया? हेडिंग डालो, आचार सुधारिणी सभा। नहीं नहीं, कोई चला जाओ, तुम और मैं भी जा सकते, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आर्य। आर्य का तो मतलब ये है कि हमारे ऋग्वेद के अंदर जो भी लोग थे उनको कहा गया आर्य। तो आर्य समाज कहता है जाति होनी नहीं चाहिए, हम सारे आर्यंस हैं, तो जाति विहीन समाज। आर्य मतलब श्रेष्ठ लोग। रामायण में नहीं सुनते हे आर्य पुत्र? बोलते हैं रामायण महाभारत में। रेसन स्थापना हुई थी 1910, लिख लो 1910। फाउंडर्स लिखो। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। जिज्ञासु आदमी थे। इन्होंने कहा साहब मैं करूंगा कुछ ना कुछ। एक बंदे इनके साथ हो रहा है, यमुना प्रसाद। उन्होंने कहा थोड़ी थोड़ी जिज्ञासा मेरे भी है। तो आचार सुधारिणी सभा कब बनाई गई? 1910। किसके द्वारा बनाई गई? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद। कहां बनाई गई? धौलपुर। क्या नाम है पार्टी का, बताओ देखिए। आचार सुधारिणी सभा कब बनाई गई? 1910। किसके द्वारा? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और
ये तो समाज सुधार का संगठन हो गया। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक सभा बनाएगी इनके द्वारा, उसका नाम था नागरी प्रचारिणी सभा। क्या नाम था? लिखो, एक और लिखो। नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी हिंदी लिखने का जो तरीका होता है देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। तो नागरी का प्रचार करेंगे, मतलब हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे। ये बनाएगी 1934। कब बनाएगी? एक तो ये जिज्ञासु तो थे, इन्होंने कहा अपनी जिज्ञासा तो और है। यमुना प्रसाद जी का मृत्यु खत्म हो गई, एक नए बंदे आए जिज्ञासा शांत करने, इंदुलाल। नागरी प्रचारिणी सभा। आचार सुधारणी सभा तो कब बनाएगी? 1910। किस किस के द्वारा? ज्वाला प्रसाद, जिज्ञासु और यमुना प्रसाद। नागरी प्रचारिणी सभा कब बनाएगी? 1934। किस किस के द्वारा? ज्वाला प्रसाद, जिज्ञासु और इंदुलाल। उतार लिया? अब लिख लो प्रजामंडल। कब बनाया गया प्रजामंडल तो आपको पता है? 1900। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का जिज्ञासा बहुत है भाई साहब। इंदुलाल ने कहा मेरी खत्म हुई है, नया बंदा पकड़ के लाए। कृष्ण दत्त पालीवाल। कौन बंदा था? धौलपुर वाले तंग हो गए ज्वाला प्रसाद जी की, कब तक ज्वाला जगाओगे ऐसे? तो यहाँ जितने भी पार्टियां बनी सब में एक बंदा कॉमन है। कौन है? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। आदमी उधर चेंज हो रहा है। यमुना प्रसाद, इंदुलाल, कृष्ण दत्त पालीवाल। 10, 34, 36। आचार सुधारिणी सभा, नागरी प्रचारिणी सभा और प्रजामंडल। अब कभी ये तो क्वेश्चन आ जाएगी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु कौन से प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, तो याद रहेगा हमेशा। तो कौन कौन से तीन पार्टियां बनी है बताओ देखे? आचार सुधारिणी सभा, नागरी प्रचारिणी सभा और प्रजामंडल। कब कब बनी है? 1910, 1934, 1936। एक बंदा कॉमन कौन है? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। अलग अलग बंदे कौन आ गए? यमुना प्रसाद, इंदुलाल, कृष्ण दत्त पालीवाल। एक दिन घटना हो गई, पुलिस ने फायरिंग कर दी। धौलपुर में गांव पड़ता तसीमो। कौन सा गांव है? लिखो तसीमो कांड। तसीमो ट्रेजेडी। 11 अप्रैल 1947। लिख लो प्रजामंडल की सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ओपन फायरिंग ऑन असेंबली ऑफ प्रजामंडल। प्रजामंडल की सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ओपन फायरिंग ऑन असेंबली ऑफ प्रजामंडल तथा इसमें 2 युवक शहीद हो गए एंड 2 यंग मैन वर मार्टेड इन इट। तथा इसमें 2 युवक शहीद हो गए, 2 यंग मैन वर मार्टेड इन इट। नाम है भाई पंचम सिंह और छत्तर सिंह। क्या क्या नाम बताओ देखे? पंचम सिंह और छत्तर सिंह। एक 5 और एक 6। 11 याद मत कर लेना, बंदे तो 2 ही है। 11 तो अप्रैल है। कौन कौन 2 युवक शहीद हुए नाम बताओ? पंचम सिंह और छत्तर सिंह। कौन से घटना में? तसीमो कांड, जो कि कौन से प्रजामंडल के तहत हुआ? धौलपुर। कब हुआ? 11 अप्रैल 1900। याद रह जाएगा। तो पूछे तसीमो कांड का संबंध कौन सी रियासत से था? धौलपुर। ठीक, चले आगे। बस 4 ही बातें। धौलपुर प्रजामंडल में किसकी वजह से राजनीतिक चेतना आई थी बताओ देखे?
स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। कौन कौन सी 3 पार्टियां बनी? आचार सुधारिणी सभा, नागरी प्रचारिणी सभा, प्रजामंडल। कब कब बनी? 1910, 1934, 1936। एक बंदा कॉमन तो कौन है? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। अलग अलग बंदे कौन आ रहे हैं? यमुना प्रसाद, इंदुलाल, कृष्णदत्त पालीवाल। कौन से गांव में फायरिंग हुई? कब हुई? कौन कौन शहीद हुए? पंचम सिंह और छतर सिंह। याद रह जाएगा। अगला प्रजामंडल लिखो, मेवाड़। कौन से प्रजामंडल? देखो, मैंने कल बताया था कि कांग्रेस ने सपोर्ट कब किया था? 1938। कौन से अधिवेशन में? हरिपुरा। हरिपुरा सेशन हुआ था 1938 के मार्च में। कब हुआ था? तो उस मार्च वाले अधिवेशन में कोई 2 बंदे अपने उदयपुर से भाग लेने के लिए गए और ये वापस आए। इन्होंने आकार, भाई साहब सुन रहे हो क्या? और गुजरात के हरिपुरा में कांग्रेस की मीटिंग हुई और कांग्रेस ने कहा कि प्रजामंडल आंदोलन को हम क्या देते हैं? और अपने द्वारा प्रजामंडल नहीं बना रखा। तो हरिपुरा अधिवेशन की ठीक बाद में उदयपुर वालों ने क्या बना लिया? अपना प्रजा। तो कोई पूछे हरिपुरा अधिवेशन की ठीक बाद कौन सा प्रजामंडल बनाया गया, तो कौन सा बनाया? देख लो। हरिपुरा अधिवेशन के बाद प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड आफ्टर हरिपुरा सेशन। हरिपुरा अधिवेशन के बाद प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड आफ्टर हरिपुरा सेशन। हरिपुरा तो याद रह जाएगा ना, किसका अधिवेशन है? कांग्रेस वाला। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड आफ्टर हरिपुरा सेशन। हरिपुरा अधिवेशन के बाद प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो इसकी थोड़ी डेट वगैरह याद रख लेना। लिख लो, स्थापना 24 अप्रैल 1938, 24 अप्रैल 1938, 24 अप्रैल 1938, 24 अप्रैल 1938। मैंने अभी क्या बोला कि हरिपुरा वाला मार्च में हुआ था? हाँ, इस बात पे तूने ध्यान दिया ही नहीं। हो गया, कांग्रेस की मर्जी। विशेष अधिवेशन बुला लेती, पहले बुला लेती, कई कारण होते। देखो, लिखा हुआ थोड़ी दिसंबर में होगा। खूब सारे अधिवेशन पहले हो जाया करते, किन्हीं कारणों से कि भाई पहले बुला लो, तो मार्च के अंदर ही बुला लिया उन्होंने। तो मार्च में उनका अधिवेशन हुआ और अप्रैल के अंदर किसकी स्थापना कर दी गई? प्रजा। कितने अप्रैल को? 24 अप्रैल 1900। किसकी स्थापना की गई? कब की गई? कब की गई? ये 24 अप्रैल खूब काम आएगा, है ना। आगे पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी तो पंचायती राज दिवस आएगा। क्या आएगा? पॉलिटी में आगे सर बताएंगे। केशवानंद भारती मामला आ गया, आ गया। अरे, प्रस्तावना में थोड़ा सा नाम आया होगा। केशवानंद भारती मामला आया था 24 अप्रैल 1973। कब आया था? 24 अप्रैल 1973। पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी 24 अप्रैल 1993। मेवाड़ प्रजामंडल बन रहा है 24 अप्रैल 1930। तो 24 अप्रैल जिंदाबाद है। आप खुद का बर्थडे भूल जाओगे, लेकिन क्या याद रहेगा? तो 24 अप्रैल को कौन सा प्रजामंडल बनाया गया? कौन से सन में? यहाँ एक बड़े नेता हुआ करते, बलवंत सिंह मेहता। क्या नाम था? उनके घर पे प्रजामंडल बनाया गया था। उनके घर का नाम था साहित्य कुटीर। क्या नाम था? किताबें रखते होगे ज्यादा, तो घर का नाम क्या रख रखा था? साहित्य। किसके घर पे प्रजामंडल की स्थापना हुई? लिखो, बलवंत सिंह मेहता के घर पर प्रजामंडल की स्थापना की गई। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड एट हाउस ऑफ बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता के घर पर प्रजामंडल की स्थापना की गई। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड एट हाउस ऑफ बलवंत सिंह मेहता। और कोष्टक में लिख लेना साहित्य कुटीर। घर का नाम क्या था उनके? साहित्य कुटीर। तो कब की गई? 24 अप्रैल 1938। किसके घर पे की गई? क्या नाम था उनके घर का? साहित्य कुटीर। संस्थापक लिख लो, एक तो बलवंत सिंह जी है ही। एक लिखो भूरेलाल बया।
माणिक्यलाल वर्मा। किस किसने की स्थापना, संस्थापक कौन कौन है बताओ देखे। बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बया, माणिक्यलाल वर्मा। नाम बताओ देखे। बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बया और माणिक्यलाल। अब कहा भाई प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन बने। वर्मा जी ने का पंछीड़ा मुझे याद है, मैं बनूंगा। मैं पंछीड़ा पूरा सुना सकता हूँ। अरे का बैठ जाओ। बलवंत सिंह मेहता ने कहा बेट मेरा तो बैटिंग मैं करूंगा। ऐसा मेरे घर पे बैठ के प्रजामंडल बना रहे हो तो अध्यक्ष मैं बनूंगा। लिख लो बलवंत सिंह मेहता के आगे लिखो अध्यक्ष। बलवंत सिंह मेहता को क्या बनाया गया। पहले गांव में होता था कि पहले बैटिंग कौन करेगा। जिसका एक मूवी है टैक्सी नंबर 9211, नाना पाटेकर की मूवी है, तो उसमें नाना पाटेकर बाहर से आ रहा है, गली में उसका बेटा क्रिकेट खेल रहा है, फील्डिंग कर रहा है। तो अपने बेटे के पास जाकर कहता है कि बैट किसका है। तो कहता मेरा है। तो फील्डिंग क्यों कर रहा है। बैटिंग कर अपने जाके। तो बलवंत सिंह मेहता ने कहा मेरे घर पे प्रजामंडल बनेगा तो अध्यक्ष भी भूरेलाल बया को आप उपाध्यक्ष। देख लो वाइस प्रेसिडेंट भूरेलाल बया उपाध्यक्ष। वर्मा जी ने कहा पंछीड़ा पूरा सुना है। का महामंत्री, महामंत्री। तो वर्मा जी क्या बना दिए गए महामंत्री। भूरेलाल बया क्या बनाए गए उपाध्यक्ष। और बलवंत सिंह जी खुद क्या बन गए अध्यक्ष बन गए। अब ये बात मेवाड़ के राजा को पता चली कि कल इन्होंने उदयपुर में प्रजामंडल की स्थापना की है और वहां इन्होंने पंछीड़े गए हैं, मेरे खिलाफ गए हैं। और मेवाड़ के राजा ने ऐलान किया कि वर्मा जी आज के बाद यदि मुझे मेवाड़ में पंछेड़ा सुनाई दे गया मैं पांखड़े काट दूंगा तुम्हारे पंछे। प्रजामंडल को बैन कर दिया गया, वर्मा जी को मेवाड़ से निकाल दिया गया कि तुम मेवाड़ के अंदर नहीं रह सकते। तो वर्मा जी को लगा अब क्या करें, तो फिर कहां पे जाके प्रजामंडल चलाएं। तो राजस्थान में एक ही जगह थी जहां राजाओं का राज, वो जगह कौन सी थी। गौरों का राज था, भले सज्जन अच्छे आदमी थे बापड़े। तो वर्मा जी कहाँ चले गए अजमेर, और अजमेर जाके प्रजामंडल चलाया। तो प्रजामंडल पर जब रोक लगाई गई तो वर्मा जी ने कहां से चलाया। देखो रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी, स्टेट पुट बैन ऑन प्रजामंडल। रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी, स्टेट पुट बैन ऑन प्रजामंडल। रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी, स्टेट पुट बैन ऑन प्रजामंडल। अतः वर्मा जी ने अजमेर से प्रजामंडल का संचालन किया। तो वर्मा जी ऑपरेटेड प्रजामंडल फ्रॉम अजमेर। अतः वर्मा जी ने अजमेर से प्रजामंडल का संचालन किया। तो वर्मा जी ऑपरेटेड प्रजामंडल फ्रॉम अजमेर। अजमेर से प्रजामंडल का संचालन किया। यहां वर्मा जी फ्री बैठे थे, तो फ्री बैठे बैठे वर्मा जी ने एक बुक लिख दी यहाँ पे, मेवाड़ का वर्तमान शासन। कौन सी बुक लिखी और बताओ। वर्मा जी मेवाड़ का शासन लिखेंगे तो अच्छा बताएंगे एक बुरा। देखो वर्मा जी ने यहाँ मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी। वर्मा जी रोट ए बुक नेम्ड मेवाड़ का वर्तमान शासन हियर। वर्मा जी ने यहाँ मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी। वर्मा जी रोट ए बुक नेम्ड मेवाड़ का वर्तमान शासन हियर। वर्मा जी ने यहाँ मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी। वर्मा जी रोट ए बुक नेम्ड मेवाड़ का वर्तमान शासन हियर। कौन सी बुक लिखी तथा इसमें मेवाड़ के शासन की आलोचना की गई। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेवाड़ वाज क्रिटिसाइज्ड इन इट। तथा इसमें मेवाड़ के शासन की आलोचना की गई। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेवाड़ वाज क्रिटिसाइज्ड इन इट। तथा इसमें मेवाड़ के शासन की आलोचना की गई। वर्मा जी तो कहाँ गए अजमेर, बाकी वाले नेता तो अभी वहीं बैठे थे। तो बाकी जो कार्यकर्ता है प्रजामंडल के उन्होंने कहा भाई राजा कितनी भी रोक लगाए हम तो हमारे प्रजामंडल की मीटिंग ही करेंगे। क्या करेगा राजा कि साहब राजा गिरफ्तार कर लेगा, हम मीटिंग करेंगे। ये जो तरीके थे ना कि भाई हम गलत कानूनों का विरोध करेंगे, भाई प्रजामंडल पर रोक लगा दी गई, ये कानून सही है गलत है, गलत है, हम गलत कानूनों का क्या करेंगे विरोध। ये गांधी जी का तरीका था। ये गांधी जी का तरीका था कि जो गलत है उसका अपने को अहिंसक तरीके से विरोध करना है। कैसे करना है। तो बापू के आने के बाद में इंडियन पॉलिटिक्स पूरी चेंज ही हो गई थी। गांधी जी भारत में पहला जो आंदोलन करते हैं वो आंदोलन बिहार में करते हैं, चंपारण। कहां करते हैं। तो गांधी जी ने जब चंपारण में जाके आंदोलन करना शुरू किया
तो चंपारण का जो अंग्रेजों का कमिश्नर था उसने एक ऑर्डर जारी किया कि गांधी जी आज शाम को 5 बजे से पहले पहले चंपारण खाली कर दें, वरना गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांधी जी के पास जैसे ये जवाब गया, गांधी जी ने हाथों हाथ वापस रिप्लाई भेजा कि मैं चंपारण खाली नहीं करूंगा, सरकार अपना कोई भी एक्शन ले सकती है। सरकार के हाथ पैर फूल गए कि करे क्या। यदि गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो गांधी जी आंदोलन करेंगे, यदि गिरफ्तार किया जाता है तो गांधी जी कहेंगे शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, गवर्नमेंट एक्सपोज होती है। सरकार ने बाद में कहा नहीं कर रहे, समझौता कर। गांधी से पहले ऐसा किसी नेता ने नहीं किया था। पहले भारत में 2 प्रकार के नेता हुआ करते, या तो नरम दल या गरम दल। कौन कौन से? नरम दल वाले नरम नरम बातें करते, गरम दल वाले थोड़ी गरम गरम बातें कर लिया करते। भाई इतना सा चेंज था कि नरम दल वाले जो नेता थे वो तो एक लेटर तैयार करते, लेटर तैयार करके अंग्रेजों के पास जाते और अंग्रेजों को जाकर मे आई कम इन सर, अंग्रेज कहते कम इन, तब अंदर जाके लेटर देते कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे देश में हम पर राज कर रहे हो। पता नहीं कौन से पुण्य हमने किए थे कि अंग्रेज हमारे देश पर राज कर रहे हैं, और प्लीज सर हमारे देश से जाना मत, यदि आप चले गए तो हम आपको पैर पकड़ के वापस लाएंगे। ये स्टेटमेंट है गोपाल कृष्ण गोखले का। यदि अंग्रेज हमारे देश से चले गए तो हम अंग्रेजों को वापस बुलाने पर मजबूर हो जाएंगे, इसलिए प्लीज जाना मत सर, यहीं रहना, यहीं राज करना, हमें बुद्धि दे के जाना सर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। पर सर हमारी थोड़े से कुछ काम थे, आप देख लेना, टाइम मिले तो कर देना, बाकी ज्यादा जरूरी भी। अगले साल वापस जाते, वापस जा कहते कि सर वो कुछ दे के गए थे हम, आपने किए 10 काम दे के गए थे, 3 कर दिए सर, बहुत बड़ी बात है सर, अब तो टूचे के 7 काम और बचे, टाइम मिले तो देख लेना सर, नहीं मिले तो कोई भी चिंता की बात तो, और सर ये 2-3 काम और थे ये भी उनके साथ में देख लेना। तो अंग्रेज करते तो भी धन्यवाद, अंग्रेज नहीं करते तो भी धन्यवाद, नरम दल वाले बेचारे राजी रहते, नरम नरम बातें करते। इधर नए नए नेता है कुछ गरम दल में, लाल बाल पाल, कौन है करते, वो भी यही थे, बाकायदा एप्लीकेशन तैयार करते, एप्लीकेशन तैयार करके एकदम अंग्रेजों के पास में जाते, बस अंतर यही था। पहले वाले सारे एकदम सुटेड बुटेड रहा करते, ऊपर तक बटन बटन बंद करके रखा करते थे, एकदम वैसे मे आई कम इन सर करके जाते, इधर 2 फूल टंगे हुए रहते, इधर 2 पेन टंगे हुए रहते, तिलक एकदम यूं धोती बांधी हुई एक साइड से, पल्ला पकड़ा हुआ, 5 आनिए बानिए इधर एंड 5 आनिए बानिए इधर एंड, भाई साहब आ रहे हैं साइड में जाओ, भाई साहब आ रहे हैं, उस टाइप से जाते। कोई मे आई कम इन सर नहीं, सीधे सीधे अंग्रेजों के ऑफिस में जा पूछते कि आज का आज काम होना चाहिए। बस इतना ही अंतर था और कोई अंतर नहीं था। नरम दल वालों को अंग्रेजों ने कभी कहा ही नहीं खाली करके चले जाओ, क्यों कहेंगे, अंग्रेजों के फेवर में रहते थे। कभी तिलक को अंग्रेजों ने ऐसा ऑर्डर जारी भी कर दिया खाली करके चले जाओ, तो तिलक बाकायदा जोरदार मचा दे, खाली करके नहीं जाऊंगा, ये क्या तरीका होता है, ऐसे कैसे निकाल सकते हो, तुम होते कौन हो निकालने वाले, नहीं जाऊं तो तुम क्या कर लोगे, पर चले जाते। ये करते करते निकल जाया करते थे। बापू नया आदमी है, बापू ने क्या कर लो, क्या करना है, गिरफ्तार कर लिया जाए, इसलिए अंग्रेजी सरकार बड़ी अजीब सी स्थिति के अंदर रहा करती थी। गांधी जी के ये जो आंदोलन है कि मैं गलत का विरोध करूंगा तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, इनको बोलते सत्याग्रह। क्या बोलते? 2 शब्दों से मिलकर बनाया, एक तो सत्य और एक आग्रह। सत्य का मतलब होता है जस्टिस, क्या मतलब होता है, आग्रह का मतलब होता है एफर्ट्स, न्याय के लिए प्रयास किया जाएगा। भाई आपने प्रजामंडल को बैन कर दिया, ये न्याय है कि अन्याय है? हम न्याय का आग्रह करते हैं, न्याय का प्रयास करते हैं, इसलिए हमारे आंदोलन को क्या कहा जाए, तो ये पूरे देश में सत्याग्रह हुआ करते हैं, जब भी कोई बैन कर देगा तो उसके खिलाफ क्या चलाया जाएगा, सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब है सरकार ने कहा प्रजामंडल की मीटिंग नहीं होनी चाहिए, हम करेंगे, क्या करेगी सरकार, गिरफ्तार लो करो सर। तो यहाँ मेवाड़ में सबसे पहले जिस बंदे को गिरफ्तार किया गया था उसका नाम था रमेश चंद्र व्यास। क्या नाम था? तो अब कोई पूछेंगे प्रजामंडल के पहले सत्याग्रही कौन थे? रमेश चंद्र व्यास, लिख लो, प्रथम सत्याग्रही। भीलवाड़ा के एक बंदे थे रमेश चंद्र व्यास। प्रथम सत्याग्रही कौन थे, कहां के थे रमेश चंद्र व्यास? लिख लो भले कोष्टक में, भीलवाड़ा, रमेश चंद्र व्यास। कहां के थे रमेश चंद्र व्यास? भीलवाड़ा। अब ये बड़े बड़े नेता सारे गिरफ्तार होने लग गए, एक बड़े नेताओं में गिरफ्तार हुए भूरेलाल बया। कौन गिरफ्तार हुए? और भूरेलाल बया को गिरफ्तार करके उदयपुर के अंदर एक किला पड़ता था सराड़ा, कौन सा किला,
एकदम भाई साहब जंगल में किला, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात, ऐसा किला था, उसमें ले जाके बंद किया। इस किले को बोलते मेवाड़ का काला पानी। क्या बोलते? जैसे भारत में किसी काले पानी की सजा देते उसको भेजते अंडमान निकोबार। कहां भेजते? दूर दूर तक बंगाल की खाड़ी का पानी पड़ा, इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। वैसे उदयपुर में किसी को बंद करना होता कहां भेजते? सरड़ा। लिखो, भूरेलाल बया को सरड़ा किले में नजरबंद कर दिया गया। भूरेलाल बया वॉज हाउस अरेस्टेड इन सरड़ा फोर्ट। भूरेलाल बया को सरड़ा किले में नजरबंद कर दिया गया। भूरेलाल बया वॉज हाउस अरेस्टेड इन सरड़ा फोर्ट। भूरेलाल बया को सरड़ा किले में नजरबंद कर दिया गया था। भूरेलाल बया वॉज हाउस अरेस्टेड इन सरड़ा फोर्ट। सरड़ा किले में क्या कर दिया गया था? नजरबंद कर दिया गया था। लिख लो, इसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज काला पानी ऑफ मेवाड़। इसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज काला पानी ऑफ मेवाड़। क्या कहा जाता है इसे? मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। किसको? सरड़ा के। मेवाड़ का क्या कहते हैं? काला पानी कहा जाता है। अच्छा, अब माणिकलाल वर्मा आके बैठे हुए अजमेर। कहां पर बैठे? अजमेर। ये इधर मेवाड़। माणिकलाल वर्मा अजमेर में मीटिंग ले। अजमेर में मीटिंग ले लेके मेवाड़ के शासन की धज्जियां उड़ाए, और मेवाड़ वाले यूं बैठे बैठे दांत किटकिटाए कि वर्मा एक बार इधर आ जा, फिर हम बता देंगे क्या होता है। और वर्मा जी एकदम यहाँ बाउंड्री बाउंड्री पर गांव में मीटिंग ले। मेवाड़ वालों को सुना सुना के गिल्ला, पकड़ो देखे मुझे। पर एक दिन वर्मा जी गलती कर गए, और वर्मा जी एकदम बाउंड्री के ऊपर एक गांव था ऊंचा। कौन सा गांव था? इस ऊंचा गांव में मीटिंग करने चले गए। मेवाड़ वालों ने ऊंचा ऊंचा उठाया, और इतनी पिटाई की वर्मा जी की, थी भयंकर पिटाई की कि गांधी जी ने अपने अखबार में लेख लिखा था। हरिजन अखबार था गांधी जी। कौन सा था? गांधी का ऐसे कौन करता है? सीधे नहीं सो पा रहे हैं वर्मा जी। लिखो, वर्मा जी को भी गिरफ्तार कर लिया। वर्मा जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वर्मा जी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड। वर्मा जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वर्मा जी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड। वर्मा जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वर्मा जी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड। गांधी जी ने अपने हरिजन समाचार पत्र में इसकी आलोचना की थी। गांधी जी क्रिटिसाइज्ड इट इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड हरिजन। गांधी जी ने अपने हरिजन समाचार पत्र में इसकी आलोचना की थी। गांधी जी क्रिटिसाइज्ड इट इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड हरिजन। गांधी जी ने अपने हरिजन समाचार पत्र में इसकी आलोचना की थी। यंग इंडिया चल रहा है ना, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, बापू के खूब सारे अखबार थे। गांधी जी ने अपने हरिजन समाचार पत्र में इसकी आलोचना की थी। गांधी जी क्रिटिसाइज्ड इट इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड हरिजन। अभय वर्मा जी जेल चले गए। थोड़े दिनों बाद मेवाड़ के राजा को खुद को याद आ गई कि यार कितने दिन हो गए पंचेड़े सुने हुए। वर्मा जी यार पंचेड़ा सुना दो। वर्मा जी ने कहा बाहर निकालो जेल से, फिर मैं अधिवेशन करूंगा। अधिवेशन में क्या सुनाऊंगा? पंचेड़ा। लिखो, प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट सेशन। प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट सेशन। नाइनटीन 41 उदयपुर। कहां बुलाया गया पहला अधिवेशन? उदयपुर में। कब बुलाया गया? 1941। लिखो, अध्यक्ष माणिकलाल वर्मा। उनको आता था पंचेड़ा, वही बनेंगे अध्यक्ष। अध्यक्ष माणिकलाल वर्मा। साहब पहला अधिवेशन है तो बड़े आदमी को लेके आओ, कोई को उद्घाटन करवाओ किसी से। तो एक बड़े आदमी को लेके, कांग्रेस के एक बड़े नेता थे जिनका नाम था आचार्य जीवनदास भगवान दास कृपलानी। क्या नाम था? बोलो देखे। आचार्य जीवनदास भगवान दास कृपला। दोबारा बोलो देखे। भगवान दास। मेरी तरह मार साहब थे तो आचार्य लग गया। नाम था जीवनदास भगवान दास कृपलानी, जिनको आप कहते हो जे बी कृपलानी। पढ़ते हो जे बी कृपलानी नाम? कहां पढ़ा जे बी कृपलानी का नाम? विधानसभा में उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे। हाँ, किसके अध्यक्ष थे? अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे, उसके उपाध्यक्ष थे।
कांग्रेस की इनॉग्रेशन स्पीच दी थी। हाँ, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। हाँ, अरे ढंग से पढ़ा करो। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई। अब सुन बात, जल्दबाजी करते रहते हो, जल्दी काम शैतान का। अब एक कमेटी बना दी मूल अधिकार अल्पसंख्यक, अध्यक्ष किसको बना दिया? वल्लभ भाई। वल्लभ भाई पटेल भी इतना काम था, ये काम कहां संभालते? फिर उन्होंने कहा मूल अधिकार की एक सब कमेटी, अल्पसंख्यक मामलों की सब कमेटी, मूल अधिकारों की उप समिति, अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति। मूल अधिकारों वाली उप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक मामलों वाली की कौन होंगे? हरीश चंद्र मुखर्जी। कौन होंगे? एच.सी. मुखर्जी, हरीश चंद्र। आपको भी अजीब नहीं लगा कि मुखर्जी तो ब्राह्मण है, अल्पसंख्यक मामलों की समिति का अध्यक्ष कैसे बन गया उप समिति का? अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति का अध्यक्ष बने मुसलमान, बने सिख, बने ईसाई, बने जैन। ब्राह्मण किधर बन गए? हिंदू है, हिंदुओं के अंदर भी खूब सारे होते हैं, अल्पसंख्यक तो कैसे नहीं हो सकते? आप पढ़ते हो तब यूं आपको लगता नहीं अजीब सा? हाँ सर, पहली बार सर पढ़ते ही नहीं है, और सर ऐसे लगने लग गया तो पढ़ भी नहीं पाएंगे सर। जैसे तैसे करके पढ़ रहे हैं सर, वो खूब है सर। हरीश चंद्र मुखर्जी ईसाई बन गए थे। क्या बन गए थे? क्रिश्चियन बन गए थे, ईसाई बन गए थे। अल्पसंख्यक मामलों का अध्यक्ष तो फिर ईसाई, सिख, मुसलमान यही होने थे भाई। जो माइनॉरिटी है वही माइनॉरिटी के मामले देखे, तो माइनॉरिटी ईसाई थे, तो हरीश चंद्र मुखर्जी ईसाई बन गए थे, इसलिए उनका भाई आप ये मैटर संभाल लो। तो जेबी कृपलानी कौन सी उप समिति के अध्यक्ष थे? उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई। और उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पूरा नाम क्या था जेबी कृपलानी का? आचार्य जीवन दास भगवान दास कृपलानी। दोबारा बोलो। और इन्हीं की पत्नी थी, उनका नाम था सुचेता कृपलानी। पत्नी का नाम क्या था? जो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, यूपी, यूपी की सीएम बनाई गई थी सुचेता कृपलानी। किसकी पत्नी थी? आचार्य जीवनदास भगवान दास। अरे आईएएस का सवाल है एक बार, इनमें से कौन सा संविधान सभा का सदस्य मार्ट साहब था? आचार्य थे, अध्यापक थे, तो क्या नाम है बोलो देखे? याद आ जाएगी बात आपके? वो आके अपने फीता काट के गए। तो मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन के उद्घाटन किसने किया? आचार्य जीवनदास। पता है इमरान क्या नाम है? ठीक है, लिखो। जेबी कृपलानी ने अधिवेशन का उद्घाटन किया था। जेबी कृपलानी इनोग्रेटेड सेशन। जेबी कृपलानी ने अधिवेशन का उद्घाटन किया था। जेबी कृपलानी इनोग्रेटेड सेशन। जेबी कृपलानी ने अधिवेशन का उद्घाटन किया था। गांधी जी का प्रभाव था, गांधी जी कहते थे खादी के कपड़े पहनो। किस कपड़े पहनो? तो प्रजामंडल ने कहा भाई हम भी कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे और हम भी खादी के कपड़े पहनेंगे। तो यहाँ प्रजामंडल में यहाँ खादी की एग्जीबिशन लगाएगी, खादी की प्रदर्शनी लगाएगी। साहब खादी की प्रदर्शनी का उद्घाटन किससे करवाएं? तो नेहरू जी की बहन को बुला के लाए। नेहरू जी की बहन कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। क्या नाम था? एक महिला नेता आ जाएगी तो महिलाएं भी ठीक है भाई, महिलाएं भी आ जाएगी और इनसे क्या कर लेंगे? अपने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन। तो खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? देखो, विजय लक्ष्मी पंडित ने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विजय लक्ष्मी पंडित इनोग्रेटेड खादी एग्जीबिशन। विजय लक्ष्मी पंडित ने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विजय लक्ष्मी पंडित इनोग्रेटेड खादी एग्जीबिशन। खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, इनोग्रेटेड खादी एग्जीबिशन। नाम सुना है कभी विजय लक्ष्मी पंडित का? कहां सुना है? एक जना जिसको आता हो खड़ा होके बता दो। हाँ, अरे एक एक, एक, हाँ खड़े हो। संयुक्त राष्ट्र महासभा में, अरे चुप हो जाओ, शांति। हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष थी। अभी कौन है संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष?
एंटोनियो गुटेरेस। अभी कौन अध्यक्ष? एंटोनियो गुटेरेस। जो एक बार अध्यक्ष बनता हो कितने साल के लिए रहता है? 1 साल। 1 साल। तो एंटोनियो गुटेरेस हट गया। हाँ, अरे शांति। हाँ, वर्तमान में क्या करें के लिए? 4 साल। अब 4 साल हो गए, ये करो। वर्तमान में वही है, विजय लक्ष्मी पंडित जी, एंटोनियो गुटेरेस। तो कितने साल का कार्यकाल होता है? 2 साल। गुटेरेस को तो मुझे लगता है काफी साल हो गए। हाँ, सुनो, बात सुनो। तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है ना। कभी अपने ऊपर तरस खाया करो, बैठ जाओ तुम। यूवन जो है, यूवन के अंदर कई अलग अलग संगठन होते हैं। एक यूवन में संगठन होता है जिसका नाम है महासभा। क्या नाम है? जनरल असेंबली। क्या बोलते हैं? जनरल असेंबली बोलते हैं, महासभा बोलते हैं। यूवन के जितने मेंबर होते हैं वो महासभा के मेंबर होते हैं। यूवन में जितने मेंबर होते हैं वो किसके मेंबर होते हैं? महासभा। वो जो जनरल असेंबली होती है वो सितंबर के अंदर असेंबल होती है। सितंबर में मीटिंग होती है उसकी। कब मीटिंग होती है? सितंबर में मीटिंग। मंगलवार, सेकंड मंगलवार को उसकी मीटिंग शुरू होती है। सेकंड या थर्ड मंगलवार को ऐसे मीटिंग शुरू होती है। उसकी जब मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर मान लो यूएन के मेंबर है 195, तो उसमें कितने मेंबर आ गए? सारे देशों के मेंबर आएंगे। वो जितने मेंबर बैठे होते हैं वो अपने में से एक बंदे को अध्यक्ष बनाते हैं। अपने में से एक बंदे क्या बनाते हैं? वो 1 साल के लिए रहता है। क्यों? अगले सितंबर में चेंज होगा, अगले साल वापस क्या हो जाता है? चेंज। जैसे आप यूं मान लीजिए, जैसे अपनी लोकसभा होती है और लोकसभा का एक बंदा क्या बन जाता है? अध्यक्ष। वो तो रहता है जब तक लोकसभा रहती है तब तक। यहाँ महासभा का अधिवेशन हर साल होता है, इसलिए अध्यक्ष कितने साल के लिए रहता है? 1 साल। 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। 1953 के अंदर जो उसका 8th सेशन था उसमें विजय लक्ष्मी पंडित अध्यक्ष बनाएगी। कौन अध्यक्ष बनाएगी? इसका मतलब विजय लक्ष्मी पंडित कितने साल के लिए अध्यक्ष बनी? 1 साल। कितने साल के लिए? इसी यूएन में एक बॉडी और होती है जिसको बोलते हैं सुरक्षा परिषद। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल। क्या बोलते हैं? सुरक्षा परिषद। वो ये देखती है, जनरल असेंबली तो ये करती है कि यूएन को क्या काम करने क्या काम नहीं करने, वो सारे तय कौन करती है? जनरल असेंबली करती है। सिक्योरिटी काउंसिल ये देखती है कि दुनिया में कोई देश लड़ ना ले, दुनिया में कहीं लड़ाई होती हो तो उनको सुलझाने का काम कौन करती है? सिक्योरिटी काउंसिल। नाम ही देख लो, सिक्योरिटी करती है। उसको बोलते हैं विश्व की पुलिस। क्या बोलते हैं? बस पुलिस का काम क्या होता है? झगड़े सुलझाना। जयपुर की पुलिस है, जोधपुर की पुलिस है, राजस्थान की पुलिस है, वैसे वो किसकी पुलिस होगी? विश्व। उसके अंदर 15 मेंबर है। कितने मेंबर होते हैं? 5 मेंबर होते हैं स्थायी, 10 मेंबर होते हैं। 5 मेंबर जो स्थायी होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है। क्या होती है? और 10 मेंबर अस्थायी होते हैं जो 2-2 साल के लिए बनते हैं। कितने कितने सालों के लिए? 2-2 साल के लिए बनते हैं। इसका जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं आपके, क्या नाम होगा? महासचिव। क्या बोलते हैं? जनरल सेक्रेटरी। क्या बोलते हैं? वो 4 साल के लिए बनता है। कितने साल के लिए? वो एंटोनियो गुटेरेस है। वो कौन है? 2 साल के लिए तो मेंबर बनते हैं। 15 सदस्य देश है, 15 में से 5 तो परमानेंट है, 10 जो होते हैं वो 2-2 साल के लिए बनते हैं, स्थायी होते हैं, 2-2 साल बाद में चेंज होते रहते हैं। एक महासचिव होता है इनका। महासचिव जो बना हुआ है वो है अभी एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? इससे पहले एंटोनियो गुटेरेस यूएनओ का जो रिफ्यूजी कमीशन है, शरणार्थी आयोग है, उसके अध्यक्ष थे। उससे पहले एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। कहां के प्रधानमंत्री थे? तो यूएन महासभा का अध्यक्ष अलग होता है, 1 साल के लिए बनता है, कोई पावर नहीं होती। आपको क्या लगता है विजय लक्ष्मी पंडित को दुनिया की पूरी की पावर दी? इतने भले दिन आए अपने। फिर एक होता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। क्या होती है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एवं सोशल काउंसिल होती है। वो एक अलग काम करती है। 54 मेंबर होते हैं उसके अलग काम चलते रहते हैं। वो ये देखती है कि वे देश जो आर्थिक और सामाजिक रूप से किसी भी प्रकार से कमजोर है उनके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना। एक उसका संगठन होता है, उसका नाम है न्यास परिषद। क्या नाम है? ट्रस्टी काउंसिल। अब ट्रस्टी काउंसिल अब तो कोई काम करना ही बंद हो गई। पहले उस काउंसिल का काम यह था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वे देश जो अंग्रेजों ने आजाद कर दिए पर बहुत गरीब थे, उनका ध्यान कौन रखेगा? जैसे भारत छोड़ के गए तो भारत एक बड़ा देश था, खुद को संभाल सकता था। कई छोटे छोटे देश छोड़ गए, अंग्रेज छोड़ गए, फ्रांस छोड़ गए, जर्मनी छोड़ गए, अब उनको संभाले कौन?
कबीले आपस में एक दूसरे कूट कूट के मार देंगे वो। तो बाद में यूएनओ ने कहा हम इनका ध्यान रखेंगे। पर 1994 में लास्ट देश तो उनके पास में था पनामा। पनामा को छोड़ दिया, उसके बाद अब उनके पास कोई भी काम। एक उनका मेंबर जो होता है वो होता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा होता है? यूएन के मेंबर के रूप में जो उधर काम करता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय लगता है हेग। कहां लगता है? उसके अंदर 15 जज होते हैं। कितने जज होते हैं? एक जज का कार्यकाल होता है 9 साल। कितने साल होता है? अभी अपने जो वहां पर एक जज अपने राजस्थान के बैठे हुए दलबीर भंडारी, कौन बैठे हुए? वो अपने जोधपुर के हैं। वो कहां के हैं? और वो उनका सेकंड टर्म है। कौन सा टर्म है? पिछली बार वो 4 साल के लिए गए थे। पिछली बार वो इसलिए गए थे कि किसी एक जज की मौत हो गई थी, जज की डेथ हो गई। तो अब वो ये होता है कि 9 साल एक जज का कार्यकाल है। अब यदि उस जज की डेथ हो गई 5 साल बाद में, तो अगला जो उसकी जगह आएगा वो 4 साल ही रहेगा, वो पूरे 9 साल नहीं काटेगा। तो भंडारी जी अपने 4 साल के लिए 4 साढ़े 4 साल के लिए गए थे। अब भंडारी जी का कार्यकाल खत्म हुआ तो इंडिया ने कहा भाई भंडारी जी को दोबारा भेजो। भंडारी जी को दोबारा भेजने की बात है तो इंग्लैंड वीटो कर गया। और इंग्लैंड ने कहा कि नहीं, क्यों भेजेंगे, हम हमारा भेजेंगे। और इंडिया वाले को नहीं रखना है, इस बार इंग्लैंड वाले को रखना है। ज्यादातर बार ये होता है कि निर्विरोध तय कर लेते हैं कौन सा आएगा और कौन सा नहीं आएगा। इस बार इंडिया अड़ गया, इंडिया ने कहा हमारा जाएगा। भंडारी जी पिछली बार 4 साल के लिए गए, हमारे को पूरा कार्यकाल दो, 9 साल का एक कार्यकाल और दो। इंग्लैंड ने कहा कि नहीं देंगे। तो इंडिया ने कहा वोटिंग करवा लो, यूएन जनरल असेंबली की वोटिंग करवा लो। वोटिंग के अंदर जीते देश हमारी तरफ आएंगे और जीते देश तुम्हारी तरफ आएंगे, देख लेंगे, ज्यादा देश जिसकी तरफ है उनका बन जाएगा। इंग्लैंड ने कहा कि अच्छा, मतलब इंडिया और हमारे सामने वोटिंग कराएगा, काल मरी आज बूतनी होगी, मतलब तुम बताओगे कि कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। इंडिया ने कहा हाँ वोटिंग करवाई जाए। जैसे वोटिंग का ऐलान किया गया, दोपहर तक इंग्लैंड को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया कि हारेंगे, भयंकर हारेंगे, इंडिया के सामने कैसे नहीं जीत पाएंगे। ये जो अफ्रीका वाले छोटे छोटे देश है ना, युगांडा, रवांडा, तवांडा, घाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, छोटे छोटे देश है, ये सारे के सारे इंडिया के पक्ष में। क्योंकि पिछला मोदी जी का जो कार्यकाल था, मोदी जी ने एक ही काम किया था, घूमने का, है ना। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थे पर वो कभी विदेश गए ही नहीं। विदेश जाने का काम अकेले भाई ने किया था और भाई इन सारे देशों में जाके आया था। तो बेचारे युगांडा, रवांडा, तवांडा को लगता कि यार, तवांडा देश नहीं है, युगांडा रवांडा ही है। तवांडा मैं मेरी तरफ से बढ़ा लेता हूं। उनको हमेशा लगता है यार, उनको यार कोई सुध-बुद्धि नहीं लेता, कोई जाके नहीं आता। अपने मोदी जी ने वहां जाके आते। नहीं तो कौन सा देश इनमें से अफ्रीका वाला देश था। उसने मोदी जी गए तो पूछा मोदी जी ने कि भाई कोई हमारे लायक सेवा हो तो बताओ। तो उन्होंने स्कॉर्पियो मांगी थी, फिर 15 स्कॉर्पियो भेजी थी। उनका भाई हमारे प्रधानमंत्री के पास इधर उधर जाने के लिए स्कॉर्पियो नहीं है, तो फिर दिलवाई कि भाई 15 स्कॉर्पियो हम भेज रहे हैं। वो उसमें राजी थे, मतलब स्कॉर्पियो गई तो स्वागत करने आ रहे, स्कॉर्पियो आ गई। ब्लैक भेजना, ब्लैक ब्लैक मस्त लगती है। बट गरीबड़ी से देश है छोटे छोटे। अब उन देशों का अपना एहसान था, तो उन सब देशों ने कहा हम वोट किसको देंगे। इसलिए इंग्लैंड वापस विड्रॉ करता है। इंग्लैंड का हम चुनाव नहीं लड़ रहे। मुझे लगता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की इससे भयंकर जीत क्या रही होगी, इंग्लैंड जैसे देश को विड्रॉ करना पड़ गया अपने साथ में, और भंडारी जी अपने वापस बने। इससे पहले अपने राजस्थान के एक और बंदे यहाँ पर इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के चीफ जस्टिस रहे हैं, नागेंद्र सिंह डूंगरपुर। कौन थे? डूंगरपुर के राजकुमार हुआ करते थे, नागेंद्र सिंह डूंगरपुर। वो एक बार पहले जज बने, फिर सेकंड कार्यकाल है उनका, तब उसके अंदर उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया था। तो याद रखा करो, पढ़ा करो। यूएन महासभा का अध्यक्ष साहब कोई शायद मलेशिया का, मालदीव का कहीं का है, 1 साल के लिए बनता है, कुछ नासिर वासिर ऐसा कुछ नाम, मैं भूल रहा हूँ नाम तो। पर पहले विजयलक्ष्मी पंडित 1 साल के लिए बनी थी। अब जो भी कोई बंदा हो 1 साल के लिए, 1 साल बाद वापस, अब सितंबर आएगा, सितंबर में वापस चेंज हो जाएगा। इसलिए जिंदगी में एक नाम याद कर लिया, गुटेरस। उसको सब जगह बताना है, कोई पूछ ले कौन है कि साहब गुटेरस है। गुटेरस वाली जगह पे अपन ने केवल चुनाव लड़ा हुआ है। गुटेरस से पहले जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी थे उनका नाम था बान की मून। क्या नाम था? साउथ कोरिया से बान की मून थे। बान की मून के सामने चुनाव लड़ा था शशि थरूर। किसने चुनाव लड़ा था? शशि थरूर तो जानते ही होंगे, भाई की फोटो इधर उधर आती ही रहती है, 5-7 महिला इधर खड़ी, 5-7 महिला इधर खड़ी। तो वो जो शशि थरूर है वो चुनाव लड़ गए थे, और उस टाइम सरदार जी वाली गवर्नमेंट थी, ध्यान दिया नहीं। यदि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो हम उस समय महासचिव बनवा जाते। पर बाकी देशों से हमने कांटेक्ट ही नहीं किया। शशि थरूर ने अपने लेवल पे कांटेक्ट किया, जीता कर सकते थे। शशि थरूर हार गए, बान की मून जीत गए। यदि उस समय बान की मून के वर्ल्ड चुनाव के टाइम में शशि थरूर जब लड़ रहे थे, हम यदि थोड़ा सा ध्यान देते और इन छोटे छोटे देशों से सहयोग ले लेते उस टाइम, तो अपने शशि थरूर को महासचिव बनवा जाते। तब ध्यान दिया नहीं, उसके बाद बारी आई नहीं। शशि थरूर आजकल आपके तिरुवनंतपुरम से एमपी है।
केरला से एमपी बनते हैं, सेकंड टर्म के एमपी है, तो अब पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी। पहले वो यूएन के अंदर ही हुआ करते थे, यूएन में लंबा काम किया हुआ था, तो बंदा यूएन में इतना लंबा रहा हुआ, इसलिए उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि वो बोलता था, इंग्लिश मीडियम वालों को समझ नहीं आता कि बोला क्या है। इतने लंबी लंबी स्पेलिंग बोल जाता है कि बाद में डिक्शनरी के अंदर ही मिलती नहीं है। कई बार ट्वीट कर जाता है, ढूंढना पड़ता है कि है क्या, XYZ ABCD, अरे बनता क्या है इसका मतलब तो बता। तो वो शशि थरूर पहले यूएन में काम करते, तो यूएन का उनका चुनाव लड़ा हुआ है। बाकी इंडिया इस प्रकार के भागे, महासचिव लेवल पर कभी पहुंचा नहीं, चुनाव लड़ा है। महासचिव लेवल पर अपनी सॉरी महासभा में अपनी एक महिला अध्यक्ष रही थी, वो महिला कौन है? विजयलक्ष्मी। याद रहेगा, कल मैं यूएन के बारे में कुछ ही पूछ लूंगा आपसे, पढ़ गया होगे। और ऐसी चीजें पढ़ाने की नहीं होती, सबको पता होनी चाहिए। आपके आजकल जनरेशन वाले, आप जितने टाबर आ रहे हो, आपके साथ भयंकर भयंकर समस्या है कि आप जिंदगी में अखबार नहीं पढ़ते। मुझे लगता है यार, कोई सिविल की तैयारी करता है अखबार नहीं पढ़ता, धूड़ है उसके कि उसने अखबार ही नहीं पढ़ा। तो और इसलिए मार्केट को आपका पता चला कि आप में अखबार पढ़ने की हिम्मत भी नहीं है, इसलिए मार्केट 10-10 रुपए की वो गाइड निकाल देता है, कहता क्रोनोलॉजी पढ़ लो, क्रोनिकल पढ़ लो। मुझे बड़ा अचंबा होता है जब कोई स्टूडेंट आगे पूछता है करंट कितने महीने का पढ़ना है। यार ये हालात है। यदि पिछले 20 साल की घटनाएं यदि आपको पता नहीं हो तो करते क्या हो। मैं कहता हूं गांव में अब आजकल थोड़े मोबाइल आ गए, इन दिनों में सब तरफ भी असर पड़ा होगा। बाकी आज के 10-15 साल पहले तक मुझे याद है, मैं जब 9, 10, 11, 12 में पढ़ा करता था, गांव में प्रत्येक घर में शाम को 8:45 बजे बीबीसी की खबरें हर कोई सुनता था। अनपढ़ से अनपढ़ किसान आपको बता दिया करता यूक्रेन रूस विवाद क्या है। जब टीवी नहीं थे तब भी लोग रेडियो से सुन सुन की बातें पता कर लिया करते। 1905 में रूस और जापान के बीच में युद्ध हुआ था। अंग्रेजों की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें अंग्रेज इस बात पे ताज्जुब करते हैं कि भारत के गांव गांव के अंदर पता है कि जापान ने रूस को हरा दिया। 1905। तो हमारे बड़ के करंट के प्रति अपडेट रहते थे, उनको सिविल की तैयारी नहीं करनी थी। तो ये सवाल बकवास सवाल आपका कि करंट कितने महीने का पढ़ना है। करंट तब का पढ़ना है जब तक के बारे में आप जान सकते हो। कब से शुरू करें? आज से कर लो। ये डेली हैबिट होनी चाहिए कि रात को सोते टाइम 1 घंटे अखबार पढ़ना है। पर अखबार भी पढ़ने का पता होना चाहिए, ये नहीं कि अखबार में पढ़ रहे हो टेम्पो ट्रेलर की भिड़ंत में 7 मरे 8 घायल, है ना, प्रेमी संग फरार और पुलिस। ये तो पढ़ने लग जाओगे तो अखबार आज कंप्लीट हो कल कंप्लीट हो। अखबार का जैसे दैनिक भास्कर, मेरे पास भास्कर आता, मैं ज्यादातर भास्कर पढ़ा। पत्रिका भी वैसा ही आता लगभग। उसका जो सेकंड लास्ट पन्ना आता है, उस पन्ने का नाम होता है देश विदेश। क्या आता है? बहुत अच्छे से तन्मयता से पढ़ो देश विदेश क्या। और अपने रूम के अंदर आपके हमेशा वर्ल्ड मैप होना चाहिए, सामने वर्ल्ड मैप लगाओ। जैसे उसमें किसी देश का नाम दे रहेगा, उसमें देगा चिल्ली के अंदर ज्वालामुखी फटा, तो आप देखो चिल्ली का है, कहाँ है, क्या लोकेशन है उसकी, क्या क्या चीजें होगी वहां पे। या कभी कोई यार उसके अंदर लिखा कि भारत ने कहा कि इंडोनेशिया के साथ में हमारे संबंध मजबूत किए जाएंगे। आप चेक कीजिए कि इंडोनेशिया कहाँ है। आप इंडोनेशिया देखेंगे तो आपको लगेगा अरे इसमें तो कई द्वीप है। आप द्वीप देखो तो आप पता चलेगा यार उसमें ऊपर तो है जावा, जावा के नीचे सुमात्रा, इधर साइड में पड़ा है बाली। फिर कभी आईएएस में सवाल आया कि अंडमान निकोबार के नजदीक में कौन सा द्वीप लगता है? जावा, सॉरी सुमात्रा, पहले सुमात्रा फिर जावा है, तो कौन सा लगता है कि सुमात्रा, तो सुमात्रा। तो ये मैप देख देख के चीजें तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद में इधर खेल वाला पेज आता है, खेल वाले पेज को बहुत अच्छे से पढ़ा जाए, उसमें से क्वेश्चन निकल के आते हैं हर बार। उसके बाद में आपके एक पेज आता है संपादकीय, ऑडिटोरियल। ऑडिटोरियल पे देश विदेश में जो घटनाएं चल रही होती है उन पे पक्ष और विपक्ष दोनों में लिखा आता है। पर राजस्थान में राइट टू हेल्थ, तो अब राइट टू हेल्थ सही है गलत है, उसमें डेली ऐसे व्यूज आएंगे। एक दिन एक बंदा लिखेगा पूरा सही है, एक दिन एक बंदा लिखेगा पूरा गलत है। अपने कम से कम फैक्ट तो तैयार हुए कि क्या अच्छाइयां बतानी है, क्या बुराई बतानी। 4-5 उसके अंदर आते हैं। उसके बाद में हो सके तो एक उसका बीच में एक पेज होता है संपादकीय से, इधर वाला एक पेज आता है, एक पेज छोड़ के इकोनॉमी, इकोनॉमी वाला पेज समझ में आता है यदि तो इकोनॉमी वाला पेज पढ़ा जाए, ताकि पता रहे रेपो रेट कितनी बढ़ गई, रिवर्स रेपो रेट कितनी हुई, बैंक रेट क्यों बढ़ा दी, महंगाई कितनी चल रही है, शेयर मार्केट कहाँ चला गया, सेंसेक्स कहाँ जा रहा है, अमेरिका वाले में के अंदर यदि ब्रेकडाउन आ रहा है उसके अंदर तो क्यों आ रहा है, उसके अंदर सारी बातों से आप अवेयर रहेंगे। फिर उसका मेन पेज पढ़ा जाए। मेन पेज पे भी हो सके तो पॉलिटिकल न्यूज को अवॉइड किया जाए कि पॉलिटिकल न्यूज नहीं पढ़ी जाए। पॉलिटिकल न्यूज का मतलब सिंपल ऐसी न्यूज आती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी सही काम नहीं कर रही, ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राक्षस है। ऐसे बयान आते हैं नेताओं की टाइप के बन, ना पढ़ा जाए। ऐसी कोई खबरें हो जिसके अंदर आए कि सरकार ने फलाना बिल पास कर दिया, आप पढ़ो, क्योंकि वो आपके संविधान में कहीं ना कहीं जुड़ेगी, कोई ना कोई आर्टिकल जुड़ेगा, कोई ना कोई चीज से जुड़ेगा। इसलिए अखबार पढ़ा कीजिए, रात को पढ़ा कीजिए, सुबह सुबह उठते कोई अखबार नहीं पढ़ेगा। यदि आप सुबह सुबह अखबार पढ़ते इसका मतलब आप तैयारी तो नहीं करते कम से कम।
क्योंकि यदि आप सुबह सुबह अखबार पढ़ लेते हैं तो अखबार की तमाम घटनाएं पूरे दिन आपके दिमाग में चलती है, फिर ये दिमाग में खोपड़े में कैसे जाएगा? सुबह सुबह पढ़ गया कि आईपीएल में फलाना जीत गया, फिर दिमाग में आता है कि यार 5 रन कम रह गए थे, बाकी तो रात वो ड्रीम एमपीएल में ही जीत जाता। उसके अंदर 49 रुपए लगाए थे यार, लग ही गए अपने तो, है ना। आज मैं टीम ढंकी बना दूंगा इसके अंदर। ये काम सुबह सुबह ना किया जाए, अखबार पढ़ने का काम हमेशा रात किया जाए, और टाइम फिक्स किया जाए 45 मिनट 1 घंटे के आसपास में अखबार पढ़ू। हो सके तो 45 मिनट में खत्म किया जाए। 2-3 दिन नहीं खत्म होगा, 3-4 दिन बाद आपको पता चलेगा। होता क्या, अखबार में न्यूज रिपीट होती है। पर राइट टू हेल्थ है, राइट टू हेल्थ पे एक आर्टिकल है, अगले दिन आर्टिकल लगभग वैसा ही होता है, तो आप जल्दी जल्दी पढ़ जाएगा। हाँ यार, ये अपने काम की 4 बातें अंडरलाइन मारी, उनको अपने नोट्स में उतारी। आपके पास करंट के नोट्स तैयार होंगे। कोई पूछे करंट कहां से बढ़ाओगे, मेरे नोट से। मुझे पता है करंट में क्या आता है क्या नहीं आता। अब होता क्या है, 1 महीने कोई किसी बच्चे ने करंट पढ़ा नहीं, अखबार देखा ही नहीं, फिर महीने वाले दिन एक क्रोनोलॉजी खरीद के लाता है या कोई बुक खरीद के लाता है और उससे वो पढ़ने की कोशिश करता है। या 30 दिन की चीजें कैसे याद कर दोगे एक साथ? कहने को तो हम गारंटी देते हैं कि विकास सर पेपर से पहले करंट पढ़ाएंगे और उससे एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। सिंगल सवाल कि मान लो 18 सवाल आए तो 16-17 सवाल तो डिट्टो उठ के आएंगे सीधे सीधे, करंट का एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। हम ये भी गारंटी लेते हैं कि हम तो करंट आपको 7 दिन में याद करवा देंगे। पर मैं कहता हूं यदि किसी बच्चे ने पहले 12 महीने पढ़ी हो तो उसको तो यार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, वो 7 दिन और को रिवीजन करे। और यदि जाके भी बैठे क्लास में तो उसे यूं लगना चाहिए, हाँ यार सर ये बात बता रहे, ये मुझे पता है, ये इतनी इतनी बातें सर ने तो यार 4 इफेक्ट बताए, मुझे 500 और आता है, इसके बारे में ये भी जानता हूं। मेंस के अंदर भी उसके रहे यार मेरे पास व्यूज है, ये घटना ऐसे क्यों है, इसके पक्ष में क्या बातें होंगी, विपक्ष में क्या होगी। आपने तैयारी को समझ रखा है केक, आप लगता है जैसे तैसे करके नोट्स के घोटे मार मूर ले। हालांकि सिस्टम ऐसा ही हो रखा है कि पास भी हो जाते हैं लोग, इसी से सिलेक्ट भी हो जाते हैं, इसलिए अपने को लगता है अपने को इनको पढ़ने की आवश्यकता। पर मुझे लगता है यार कोई भी बंदा एक सामान्य नागरिक होने के नाते देश विदेश की अद्यतन जो भी जानकारी है उनसे अपडेट रहना चाहिए। यदि आप पढ़ाई करते टाइम भी ऐसी चीजों से अपडेट नहीं है तो फिर उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। होना तो ये चाहिए आसपास में जो कुछ चल रहा है इन दिनों के अंदर, किसी देश में तख्ता पलट चल रहा होगा, ईरान के अंदर लड़कियां आंदोलन कर रही होगी कि हम हिजाब नहीं पहनेंगी, कहीं पर कोई अमेरिका के अंदर चल रहा होगा कि ट्रंप पर मुकदमा चलने वाला है, किसी दूसरे देश में इजराइल के अंदर चल रहा होगा कि नेतन्याहू के खिलाफ वहां पे आंदोलन होने वाला है। पता रहे यार, कम से कम 4 पढ़ा तो ये तो पता चला कि नेतन्याहू नाम का नेता इजराइल में है, ये तो याद हुआ। फिर इजराइल की लोकेशन देखी तो पता चला यार इधर इजराइल है, इधर जॉर्डन है, ऊपर सीरिया है, नीचे लेबनान है, इधर आपके मेडिटेरियन सी है। तो ये तो याद हुआ कि जॉर्डन की बाउंड्री मेडिटेरियन सी के लगती नहीं है, भूमध्य सागर। क्वेश्चन था एक बार आईएएस में, इनमें से कौन से देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती। आईआर तैयार होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी तैयार होती है, करंट तैयार होता है। कौन पढ़े कौन करे। एक याद किया अपने जीवन में, एंटोनियो गुटेरस, जब तक मरेंगे तब तक याद रखेंगे। यूएन का नाम आते अपने को एक नाम आना चाहिए, एंटोनियो गुटेरस। ये पता नहीं और किसने विजय लक्ष्मी पंडित तुम्हें याद करवा दिया। और तुम्हारी बात नहीं, मैंने आज तक जितने बैच में पूछा उन सब बैच के अंदर हालात ही है कि मैं जैसे कहूं विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी, सब सर यूएन में थी, अब कौन है इस पोस्ट पे, गुटेरस। क्योंकि अपने एक ही याद है गुटेरस, उसके आसपास वाले अपने को पता है, अपने को ये नहीं पता यूएन क्या है। अखबार पढ़ेंगे तो यूएन की 5-7 दिन में कोई ना कोई न्यूज आ जाएगी। तब यूएन के महासचिव ने ये कहा, यूएन के महासभा का अध्यक्ष ये चुना गया, या यूएन महासभा के अध्यक्ष ने ये कहा, या यूएन के न्यायालय ने फलाना फलाना इस मामले में ये कहा। तो अपने पता चले यार यूएन क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और जब 2-4 चीजें पता चलती तो अपने अंदर आता है कि यार मैं इसकी 2 चीजें और पता कर लूं। नेट पे सर्च मारोगे और करोगे, अब भगवान जाने मोबाइल के अंदर और क्या करते रहते हो। बाकी मोबाइल में पढ़ने वाली चीजें तो ये होती है कि आपके पास करंट के 5-7 ऐसे कोई अखबार वगैरह डाउनलोड होने चाहिए आपके पास कि आप दिन में बैठ के उनको पढ़ लो। आप देखते हो इंस्टाग्राम, पहले फोटो डालते हो फिर खुद ही देखते हो कितने लाइक आ गए। आप ये तैयारी कर रहे हैं फिर भी ये लाइक चेक कर रहे हैं, इसका मतलब कम से कम और कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन तैयारी तो आज आपके मोबाइल से सब डिलीट होना चाहिए। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और क्या क्या होता है, व्हाट्सएप और, है ना, और हाँ वो क्या होता है, टेलीग्राम। हाँ टेलीग्राम सब, ये टेलीग्राम पे तो आपका वो आता है शायद टाइम टेबल वो आता है। अब मुझे तो वही लगता है उसका क्या देखना है। तो 1 बजे क्लास होगी, आ जाऊं दूठ की किताबें लेके कि टाइम टेबल चेक करेंगे, नवीन जी भेजते हैं 1 बजे से क्लास होगा, आपको लगता है अच्छा 1 बजे है क्या। अगले दिन नवीन जी वापस दे, आपको आज भी 1 बजे, क्या बात है।
वेरी गुड कोचिंग, डेली 1 बजे करते हो क्लास और बताते भी हो हमारी क्लास 1 बजे। यार 1 बजे क्लास आना है यार, उठ के क्या है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्लास ऊपर नीचे हो जाएगी, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, एक दिन का देंगे नई क्लास है तो उस कॉपी में लिख लेना। कई बच्चों को, मुझे ये भी बड़ा अजीब सा लगता है कि सर हम तो रजिस्टर ही नहीं लाए। ये कोई संविधान सभा का पेपर है कोई, एक दिन कॉपी में पीछे लिख लिया जाए यार। पर आप यो अलबेले इंसान हो सारे के सारे, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। सारे के सारे डिलीट कर दोगे, सबको सौगन खिला दूं। ऐसे मत करना कि सर। लिख लो, एक आधी बात और लिख लो। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1941। कहां हुआ था? उदयपुर। अध्यक्षता किसने की? माणिकलाल वर्मा। और उद्घाटन करने के लिए कौन है? जय बी कृपलानी। और खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन कौन करके? अब आ गया भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर एक तो आपके माणिकलाल वर्मा की पत्नी थी, इनका नाम था नारायणी देवी वर्मा। क्या नाम था? एक यहाँ मार साहब हुआ करते प्यारेलाल बिश्नोई, तो उनकी पत्नी थे भगवती देवी बिश्नोई। क्या नाम था? इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। तो कोई पूछेगा भाई भारत छोड़ो आंदोलन में मेवाड़ के अंदर 2 महिलाएं जेल भेजी गई, वो महिलाएं कौन कौन थी? नारायण देवी वर्मा और भगवती देवी। ये भगवती देवी बिश्नोई 2013 वाले प्रीलिम्स में सवाल था, लिखो देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, नारायण देवी वर्मा तथा भगवती देवी बिश्नोई को जेल भेजा गया था। नारायण देवी वर्मा एंड भगवती देवी बिश्नोई वर सेंट टू जेल। नारायण देवी वर्मा तथा भगवती देवी बिश्नोई को जेल भेजा गया था। नारायण देवी वर्मा एंड भगवती देवी बिश्नोई वर सेंट टू जेल। ये नारायण देवी वर्मा तो जेल गए तो एकदम थोड़ा सा बच्चा और था इनके, 6 महीने का बच्चा था गोद में, दीनबंधु वर्मा। तो मुझे लगता है आरपीसी कितनी भली है, आरपीसी ने कम से कम ये तो नहीं पूछा कि जेल जाने वाला सबसे छोटा फ्रीडम फाइटर कौन था। पूछ ले तो दीनबंधु वर्मा का नाम और याद करना पड़ता। तो नारायण देव वर्मा और भगवती देव बिश्नोई को जेल भेजा। हमने पढ़ा कि भाई आपके अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद हुआ करती। 1946 में उस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7th सेशन हुआ, 7वां अधिवेशन। वो उदयपुर के अंदर बुलाया गया। उदयपुर के अंदर एक मैदान पड़ता है सलेटिया मैदान। कौन सा मैदान था? लिखो, 1946 ईस्वी में, इन 1946 एडी, 1946 ईस्वी में, 1946 एडी, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन, 7th सेशन ऑफ ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन, 7th सेशन ऑफ ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन, 7th सेशन ऑफ ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस उदयपुर के सलेटिया मैदान में आयोजित किया गया। वॉज कंडक्टेड एट सलेटिया ग्राउंड ऑफ उदयपुर। उदयपुर के सलेटिया मैदान में आयोजित किया गया। वॉज कंडक्टेड एट सलेटिया ग्राउंड ऑफ उदयपुर। उदयपुर के सलेटिया मैदान में आयोजित किया गया। वॉज कंडक्टेड एट सलेटिया ग्राउंड ऑफ उदयपुर। उदयपुर के सलेटिया मैदान में आयोजित किया गया। वॉज कंडक्टेड एट सलेटिया ग्राउंड ऑफ उदयपुर। किसके अध्यक्ष थे भाई? जवाहरलाल नेहरू। लिख लो, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी आए थे अध्यक्षता करने के लिए। इस 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। और साथ में नेहरू जी के खास दोस्त आए भाई, जो आगे चलकर कश्मीर के प्रधानमंत्री बने थे, शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला। क्या नाम था? तो ये कश्मीर के प्रधानमंत्री बने, तब मुख्यमंत्री को वहां प्रधानमंत्री बोलते थे। बाद में इनके बेटे मुख्यमंत्री बने फारूक अब्दुल्ला, फिर इनके पोते मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला इस अधिवेशन में भाग लेके थे, लिख लो। शेख अब्दुल्ला ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया था। शेख अब्दुल्ला ऑल्सो ज्वाइंड दिस सेशन। शेख अब्दुल्ला ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया था। शेख अब्दुल्ला ऑल्सो ज्वाइंड दिस सेशन। शेख अब्दुल्ला ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया था। शेख अब्दुल्ला ऑल्सो ज्वाइंड दिस सेशन। कल पढ़ेंगे बाकी।